संचित, आपने लास्ट टाइम एक डाउट पूछा था। मैं वो उसका आंसर बता देती हूँ। जो सिंक फंक्शन का था ना, आई सॉ दैट लेटर ऑन। तो हाँ। पहले एक बार मैं ये लिख दूँ 34, और डिफ्रैक्शन का ही थ्योरी कंप्लीट करना है मुझे आज, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स कर पाएँ इस पे। तो आपका डाउट ये था कि जो सिंक फंक्शन होता है, इट इज़ डिफाइंड एज साइन एक्स बाय एक्स। तो इसका वैल्यू, मैंने बोला था कि जब x ज़ीरो होता है तो इसका वैल्यू इक्वल टू 1 होता है। तो वो ऐसे होता है, आपने कभी ये वाला रूल पढ़ा है, एल हाँ, हॉपिटल? लॉपिटल रूल का तो पता है मैम। हाँ, तो इसमें एल हॉपिटल रूल लग के ही लिमिट निकालते हैं। तो आप इसका लिमिट निकालोगे, दैट x गोज़ टू ज़ीरो ऑफ साइन x बाय x। तो ये हो जाएगा cos of x by 1, and then you will put x is equal to 1 here, sorry, x is equal to 0 here, and that will give you value equal to 1. तो सिंक फंक्शन में का लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं इन द केस दैट x इज टेंडिंग टू 0, इट्स एक्सट्रीमली टाइनी, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आता है। इसीलिए सिंक फंक्शन में हम इसको डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, इसका वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। तो सिंक फंक्शन का जो ग्राफ आएगा उसमें हमेशा ये ऐसे करके ही आएगा, दैट यू विल हैव अ साइन फंक्शन। और क्योंकि अगर ये x है तो x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है इन द x एक्सिस, तो इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा। तो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ अ कर्व, सिमेट्रिक ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो सिंक फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्टली यही होता है, 1 ही होता है। एंड दैट इज़, मतलब जो आप बोल रहे थे कि इन द विसिनिटी ऑफ x, तो वो मतलब इंट्यूटिवली दैट इज़ करेक्ट, बट मैथमेटिकली बाय दिस रूल you can just write that in the limit that x goes to 0, it is equal to 1। ठीक है, बट तो मैम वो, लॉपिटल रूल भी तो सर्टेन कन्वर्जन क्राइटेरियन से आया है। हाँ जी। तो हाँ, तो फिर वो विसिनिटी वाला रूल तभी अप्लाई हो ही रहा है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, वो तो अप्लाई हो ही रहा है, बिकॉज इट्स इन द लिमिट एनी वे। इट्स when the x is not 0 but it's tending to 0, it's extremely tiny। मुझे एक ना फॉर्मूला देखना है, लास्ट क्लास में क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने। बट मैम उसका ये मतलब, तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू साइन जीरो, ओमेगा टी प्लस बीटा, हाँ जी। लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग भी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स वन होता है, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू साइन एक्स ओवर एक्स की वो तो वन नहीं होगी ना। तो सीरीज वो में भी तो तो हो नहीं रही। अनडिफाइंड है ना, हाँ, तो साइन वहां एक्स पे तो बाय एक्स तो इंटीग्रेशन आ जाएगी। अनडिफाइंड है। पर आप उसको कुछ वैल्यू तो दोगे उस फंक्शन की, तो हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू? अनडिफाइंड को मैं क्या, वहाँ क्या कोई पॉइंट ही नहीं लगाऊंगी? तो जब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, इफ़ आई वांट टू प्लॉट दिस, तो मैं उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगी, दैट व्हेन इट इज टेंडिंग टू ज़ीरो उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है। तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन जो एल हॉपिटल रूल के बाद में भी अनडिफाइंड है। अगर मान हाँ, लीजिए मैं ये इसलिए साइन पूछ रहा एक्स हूँ बाय कि एक्स स्क्वायर होता, तो उसके बाद में यहाँ पे फिर भी एक एक्स रह जाता। ठीक है, तो फिर मैं दोबारा लगाती ये वाला रूल, दोबारा लगाती क्या? तो फिर मैं नहीं, डिफाइन नहीं कर पाती इसको। बट अभी मैम इस केस में, मेरा पॉइंट ये था पूछने का कि अगर ये वैल्यू जो है वो हमारी x इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड नहीं है, सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू में डिफाइंड है, तो हम जब उसमें x इक्वल टू जीरो ले रहे थे और आपने कहा था x इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे, हम उसके अगली वैल्यूज लेंगे, तो वहां पे हम लिमिटिंग क्यों नहीं यूज कर रहे थे? वहां पे लिमिटिंग क्राइटेरिया क्यों नहीं यूज हो रहा था? वहाँ पे लिमिटिंग क्राइटेरिया ही तो यूज़ किया था। तो यही तो बोला गया था कि जब x इज टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, यानी कि जब x का वैल्यू ज़ीरो आ रहा है, तब उस केस में मुझे मैक्सिमा मिल रहा है, मिनिमा नहीं मिल रहा है। यही तो मैंने बोला था कि साइन एक्स बाय एक्स का वैल्यू विल बी इक्वल टू 1, एंड इसीलिए उस पॉइंट पर आई विल हैव अ मैक्सिमा एंड नॉट अ मिनिमा। तो मैं मिनिमा के लिए वो कंडीशन यूज़ नहीं करूँगी, वो प्राइमरी मैक्सिमा का कंडीशन होगा। जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया था ऐसे करके, उस डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये एक्स था, और यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी प्लॉट किया था।
तो हमने ये मिनिमा की पोजीशंस निकाली थी कि एक मिनिमा कुछ यहाँ हो रहा है, एक कुछ यहाँ हो रहा है। तो इस पॉइंट पर व्हेन x वाज इक्वल टू 0, या फिर आप बोलो x इज टेंडिंग टू 0, x इज एक्सट्रीमली टाइनी, इस पोजीशन पे मिनिमा नहीं आएगा, ये मैंने बताया था। क्योंकि इस पोजीशन पे sin x बाय x जो सिंक फंक्शन है उसका वैल्यू 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पर इनफैक्ट एक सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, यहाँ पर इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। और वो बहुत जल्दी टेपर होने वाला है। हाँ, और वो बहुत जल्दी होगी, ये हमने लास्ट टाइम ही निकाला था, यही चीज़ डिस्कस किया था हमने। मतलब बहुत ठीक। जल्दी इन द सेंस एक कुछ विड्थ तो होगा ना इसका, और इसका क्या विड्थ होगा वो तो उस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा कब आ रहा है, कुछ पाई पर आ रहा है, यहाँ पर माइनस पाई पर आ रहा है, तो ये 2 पाई तो होगी इसकी विड्थ। ये हमने कंडीशंस निकाली थी ना कि नेक्स्ट टाइम हाँ हाँ साइन हाँ। साइन एक्स का वैल्यू मतलब कब ज़ीरो होगा, साइन एक्स का वैल्यू नेक्स्ट ज़ीरो होगा जब वो पाए होगा या फिर माइनस पाए होगा। तो इतना विड्थ तो होगा ही, इतने में कुछ तो इंटेंसिटी होगी सेंट्रल मैक्सिमा की। तो आज मुझे डिस्कस करना है एन स्लिट, कि अगर मेरे पास में एन स्लिट है तो मुझे किस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो एन स्लिट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी जो होती है दैट इज़ ऑल्सो लाइक आई हैव एन नंबर ऑफ स्लिट्स, एक के बाद एक बहुत सारी स्लिट्स हैं लाइन में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करना है। और अगर मैं एन स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न निकाल सकती हूँ तो फिर मैं कोई भी डिफ्रैक्शन पैटर्न डिस्कस कर सकती हूँ, डबल स्लिट भी या फिर 3 स्लिट भी। तो एन स्लिट एक बहुत ही जनरल केस हो गया है। तो एन स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न निकालने के लिए let me just write. So diffraction due to n slits। तो लास्ट टाइम मैंने एक सिंगल स्लिट का निकाला था, तो अभी एन स्लिट के लिए पहले तो हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री उसका समझना पड़ेगा कि एन स्लिट में या फिर डिफ्रैक्शन में एक ग्रेटिंग एलिमेंट होता है, तो उसका क्या मतलब होता है, बिकॉज क्वेश्चंस में हमेशा ग्रेटिंग एलिमेंट लिखा होता है, उसका वैल्यू दिया होता है या उसका वैल्यू निकालना होता है। तो पहले थोड़ा सा ज्योमेट्री देख लेते हैं इसका। तो बेसिकली मेरे पास में ये स्लिट्स हैं और इस तरह की मेरे पास n नंबर ऑफ स्लिट्स हैं। तो ये स्लिट 1 है, ऐसे ही ये स्लिट 2 है, ऐसे ही ये कुछ स्लिट 3 है, और यहाँ पे कुछ एक लेंस लगा है, और लेंस के बैक फोकल प्लेन में मैं कुछ अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न देख रही हूँ। तो दिस इज़ माई स्क्रीन एंड दिस डिस्टेंस इज़ f, क्योंकि मैं लेंस के बैक फोकल प्लेन में देख रही हूँ, सो दैट मीन्स आई एम लुकिंग एट द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो अब किसी एक पॉइंट P पर आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दीज स्लिट्स। तो इन स्लिट्स के ऊपर लेटस से कि कोई प्लेन वेव इंसिडेंट हो रही है, तो सम प्लेन वेव इज फॉलिंग, और प्लेन वेव फॉल हो रही है तो यानी कि सारी स्लिट्स के ऊपर जो इंसिडेंट लाइट है वो इन फेज फॉल हो रही है। एक प्लेन वेव का तो मतलब होता है इट उसका वेव फ्रंट इनफाइनाइटली बिग है। तो ये जो भी मेरे पास में स्लिट्स हैं ये पूरी की पूरी एक प्लेन वेव के साथ इल्यूमिनेट हो रही हैं। सो जब वेव इनके ऊपर यहाँ पे फॉल हो रही है इस रीजन में, तो इट इज़ एक्चुअली एवरीथिंग इज़ इन फेज। उसके बाद में हमने जब वन स्लिट डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, तो आई हैड एज्यूम्ड कि इस स्लिट में मैं थोड़े कुछ कुछ पॉइंट सोर्सेस मान लेती हूँ बाय यूजिंग द हाइगन्स थ्योरी, कि ये जो भी स्लिट का ओपन एरिया है वहाँ पे आई हैव मल्टीपल पॉइंट सोर्सेस, और फिर उन सारे पॉइंट सोर्सेस से आई हैड रिटन कि व्हाट वुड बी द डिस्टर्बेंस एट पी, और वो सारा डिस्टर्बेंसेस को ऐड करके आई फाउंड द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो वो सेम चीज़ यहाँ पर भी की जा सकती है, दैट आई कैन एज्यूम। पहले तो मैं कुछ चीज़ें लिख देती हूँ। तो हम हमेशा जो ये डिस्टेंस है विच इज़ द ट्रांसपेरेंट रीजन ऑफ द स्लिट, उसको मोस्टली बी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ और उसको बोला गया तो आपको बताया जाएगा, सी बोल दिया या ए बोल दिया। तो बी यहाँ पे क्या है, इट इज़ द लेंथ ऑफ द स्लिट, मतलब ये ट्रांसपेरेंट रीजन है। तो दिस इज़ ट्रांसपेरेंट, यहाँ से लाइट पास हो रही है, तो दिस इज़ बेसिकली स्लिट का विड्थ है ये।
कि कितना स्लिट का साइज़ है बेसिकली। और ये फर्स्ट स्लिट और सेकंड स्लिट के बीच में कुछ ये डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को मैं ए बोल रही हूँ। तो ए क्या है? ए ओपेक रीजन है, इट्स द ओपेक पार्ट बिटवीन टू स्लिट्स। तो इस रीजन में से लाइट ब्लॉक हो रही है, यहाँ से लाइट पास नहीं हो रही है। और फिर मैं एक और डिस्टेंस बोल सकती हूँ, एंड दैट डिस्टेंस इज़ फ्रॉम हियर टू हियर, एंड दिस इज़ डी। तो देन डी क्या है? डी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ओपेक रीजन प्लस द ट्रांसपेरेंट साइज ऑफ द स्लिट, उसको मैं डी बोल रही हूँ। तो दिस इज़ नोन एज द ग्रेटिंग एलिमेंट। तो इसको ग्रेटिंग एलिमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज आई कैन एज्यूम कि मेरे पास यहाँ पे एक कोई पॉइंट सोर्स है स्लिट 1 में, विच इज़ A1, और स्लिट 2 में मेरे पास यहाँ पे एकदम टॉप में एक और पॉइंट सोर्स है विच इज़ B1। तो A1 और B1 के बीच का डिस्टेंस क्या है? D है, दैट इज सम ऑफ A प्लस B। इसी तरह से अगर मैं स्लिट नंबर 3 में इधर एज्यूम कर लूँ कि मेरे पास एक और पॉइंट सोर्स है दैट इज C1, ओके। तो B1 और C1 के बीच का भी डिस्टेंस क्या है? दिस डिस्टेंस इज अगेन इक्वल टू D। तो ग्रेटिंग एलिमेंट का मतलब वो हो गया कि अगर मैं स्लिट ए को मैं n नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंटली स्पेस्ड पॉइंट सोर्सेज में डिवाइड करूं, जैसे मैंने पहले किया था कि मैं यहाँ पर A1 A2 A3 A4 करके n नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज बना लूँ, और ऐसे ही मैं पॉइंट सोर्सेज स्लिट नंबर 2 में बना लूँ B1 B2 B3 करके, और ऐसे ही 3 में बना लूँ C1 C2 C3 करके। ठीक है, तो सब के सब इक्वी डिस्टेंट है, सारी स्लिट्स जो है उनका साइज सेम है, ये मैंने एज्यूम किया है कि सारी स्लिट्स का साइज सेम है, सबका जो विड्थ है वो b है, और सारी स्लिट्स एक दूसरे से a डिस्टेंस पे रखी गई हैं। तो अगर मैं A1 और B1 पॉइंट सोर्सेज को कंपेयर करूँ तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा d है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कुछ A2 सोर्स कंसिडर करूँ और यहाँ पर फिर मैं कुछ B2 सोर्स कंसिडर करूँ, तो फिर से A2 और B2 का डिस्टेंस क्या होगा? D ही आएगा, बिकॉज A1 और A2 के बीच का डिस्टेंस डेल्टा है, B1 और B2 के का भी डिस्टेंस डेल्टा है। तो मैंने अगर अपना सोर्स ऊपर से डेल्टा डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया तो इधर भी मैं सेकेंड सोर्स कहाँ है? डेल्टा डिस्टेंस नीचे है। तो हमेशा अगर मैं कोई भी दो सोर्सेस कंसिडर करूँगी इन स्लिट नंबर 1 एंड स्लिट नंबर 2, तो अगर मैं A3 और B3 कंसिडर करूँ, A4 B4 कंसिडर करूँ, इस तरह से मैं अगर कंसेक्यूटिव सोर्सेस को कंसिडर करूँ तो हमेशा दे विल बी एट अ डिस्टेंस D। तो ग्रेटिंग एलिमेंट ये होता है दैट यू टेक द ओपेक रीजन एंड यू टेक द ट्रांसपेरेंट रीजन, और उन दोनों का जो सम है बेसिकली दैट इज द डिस्टेंस between any two equidistant point sources from the top of the slit। तो अगर मैंने ये स्लिट का टॉप कंसिडर किया है तो यहाँ से मैं जितना नीचे जा रही हूँ इतना ही नीचे मैं अगर स्लिट नंबर 2 से जाके कोई सोर्स सिलेक्ट करती हूँ तो उन दोनों सोर्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा d ही रहेगा। तो ये इसलिए किया जाता है बिकॉज हमेशा जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है वो इसी तरह की होती है कि उसमें हमेशा स्लिट का साइजेस सेम होता है और स्लिट इक्वी डिस्टेंट होती हैं, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस होता है। तो सारा का सारा जो एनालिसिस होता है वो फिर डी के टर्म्स में होता है, ग्रेटिंग एलिमेंट के टर्म्स में होता है। ओके, तो अब इफ़ आई जस्ट कंसिडर कि मेरा जो स्लिट 1 है, जो स्लिट 1 है उससे अगर मुझे पता है कि स्लिट 1 किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी पी पर, ये हमने लास्ट क्लास में निकाला था, राइट। एक सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होगा ये हमने लास्ट क्लास में लिखा था कि अगर आई वॉन्ट टू राइट दैट फील्ड प्रोड्यूस्ड एट P ड्यू टू स्लिट 1, यानी कि पूरी स्लिट क्या प्रोड्यूस करेगी? हमने लिखा था A साइन ऑफ बीटा बाय बीटा एंड साइन ऑफ ओमेगा T प्लस बीटा, आई थिंक यही लिखा था लास्ट क्लास में। तो ये पूरा का पूरा स्लिट नंबर 1 जो है ये इतना फील्ड प्रोड्यूस करेगी P पर, ठीक है। अब स्लिट नंबर 2 क्या प्रोड्यूस करेगी अगर मैं वो फिगर आउट कर सकती हूँ, देन आई कैन राइट द फील्ड फॉर ऑल द स्लिट्स।
स्लिट नंबर 2 का अगर मुझे पता चल रहा है, 3 का मैं लिख सकती हूँ, फिर 4 का भी लिख सकती हूँ, एंड अगर मैं सारे फील्ड्स को ऐड कर दूंगी तो आई विल गेट द फाइनल डिफ्रैक्शन पैटर्न एट पी. सो लेट मी सी कि इनमें क्या डिफरेंस है जो फील्ड स्लिट 1 से पी पे बन रहा है और स्लिट 2 से पी पे बन रहा है. तो पहली चीज़ तो यही है कि एम्पलीट्यूड जो है वो तो सबका मैं सेम ही एज्यूम करूँगी, बिकॉज आई एम स्टिल एज्यूमिंग दैट एफ इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी मच लार्जर देन द साइज ऑफ द ग्रेटिंग. तो आपकी जो ये ग्रेटिंग होती है ये कुछ मे बी सेंटीमीटर या 1 इंच की होती है, बहुत छोटी होती है, और जो फोकल लेंथ होता है लेंस का वो हमेशा ज़्यादा होता है. और लेंस के अगर आप फोकल पॉइंट पे देख रहे हो तो इन अ वे दैट इज़ इक्विवेलेंट टू लुकिंग एट इन्फिनिटी. ओके, सो इन दैट सेंस ये एजम्पशन हम मान सकते हैं कि ये जो भी एम्पलीट्यूड डिस्टर्बेंस होगा एट पी, तो एम्पलीट्यूड देखिए हर एक पॉइंट सोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस स्फेरिकल वेव्स. तो स्फेरिकल वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या होता है, A/R करके रिड्यूस होता है. तो मैं रफली ये मान सकती हूँ कि हर एक स्लिट से अगर पी के बीच का ये जो भी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द दिस ग्रेटिंग एलिमेंट डी. ओके, तो हमेशा मैं सबके लिए ऑलमोस्ट सेम. एक सेकेंड, माई लैपटॉप इज लो बैटरी. ओके, अरे व्हाट हैपेंड. Why is it not charging? Just give me 1 second. अभी तो चार्ज होना शुरू हुआ था. सॉरी, मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मैंने दूसरे लैपटॉप का चार्जर लगा दिया इसमें, इसलिए इट वाज नॉट चार्जिंग. ओके, सो इफ़ आई कैन नाउ फाइंड आउट, तो मैं क्या एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं एम्पलीट्यूड को रफली मान सकती हूँ कि एम्पलीट्यूड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगी, बट अगर पाथ डिफरेंस में थोड़ा भी वेरिएशन हुआ तो उसकी वजह से फेज़ डिफरेंस में वेरिएशन होगी. तो फेज़ डिफरेंस क्या होगा दोनों स्लिट 1 और स्लिट 2 के बीच में, क्या फेज़ डिफरेंस होगा, अगर मैं वो पता कर लूँ तो फिर मैं सारी स्लिट्स के लिए फील्ड लिख सकती हूँ. तो लेट मी जस्ट कंसिडर कि यहाँ से कुछ रे निकल रहा है और यहाँ से कुछ रे निकल रहा है. तो मैं ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ वो मैं हर पेयर ऑफ पॉइंट सोर्सेज के साथ कर सकती हूँ. दैट आई कैन चूज A2 इन स्लिट 1 एंड B2 इन स्लिट 2, या फिर A3 इन स्लिट 1 एंड B3 इन स्लिट 2, इस तरह से. तो मैंने सिर्फ फर्स्ट सोर्स सिलेक्ट किया है और वहाँ से कुछ पैरेलल रेज निकल रही हैं, बिकॉज जो भी इनपुट है वो तो एक प्लेन वेव है. तो अब वो जो प्लेन वेव है दैट मीन्स ऑल द सोर्सेज आर इन फेज. तो जो भी उनसे रेज निकल रही हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, दे शुड बी इन फेज, दे शुड हैव सेम डायरेक्शन, एक ही प्रोपगेशन वेक्टर है सबका. तो दे आर एमिटिंग सम प्लेन वेव्स. एंड अगर मैं अब रे नंबर 1 और अगर मैं रे नंबर 1 और 2 के बीच में फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस निकाल लूँ तो फिर मैं हर एक पेयर के बीच में निकाल सकती हूँ, राइट. तो ये मैं इनके बीच में पाथ डिफरेंस कैसे निकालूंगी, दैट आई विल ड्रॉ अ नॉर्मल हियर. तो ये वाला जो डिस्टेंस है, कौन सा कलर यूज़ करूँ, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दिस इज़ द पाथ डिफरेंस, दिस इज़ द पाथ डिफरेंस.
between 1 and 2, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? दिस इज इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा. अब थीटा क्या है इसमें? थीटा इज दिस एंगल, कि किस एंगल पे ये लाइट एमिट हो रही है. एंड बिकॉज दे आर पैरेलल रेस, तो दिस इज ऑल्सो थीटा, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो थीटा. सो देन आई कैन से कि जो ग्रीन डिस्टेंस है, जो ग्रीन एरो से मैंने ड्रॉ किया है, दैट इज द पाथ डिफरेंस, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू डी साइन थीटा. ये तो इतनी बार कर चुके हैं हम. तो फिर द पाथ डिफरेंस between ray 1 and 2 is equal to d sin of theta. तो फिर फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस between ray 1 and 2 would be k multiplied by d sin theta. ठीक है, so let me call this delta, कि delta is the phase difference between ray 1 and 2. तो बिकॉज सब चीज़ें इक्वी डिस्टेंट हैं, ज्योमेट्री हमने ऐसे चूज़ किया है, तो अगर मैं A2 और B2 के बीच में भी पार्ट डिफरेंस निकालूंगी वो भी डेल्टा आएगा. और कोई और सोर्स A3 और B3 कंसिडर करूंगी, उसके बीच में भी डेल्टा आएगा. A4 B4 कंसिडर करूंगी, उसके बीच में भी डेल्टा आएगा. तो देन आई कैन से दैट द फील्ड produced at P due to slit number 2 is actually A sine of beta by beta sine of omega t plus beta plus delta, राइट. जो टोटल फील्ड स्लिट ए प्रोड्यूस कर रही थी, वैसा ही सिमिलर फील्ड स्लिट 2 भी प्रोड्यूस करेगी, बट उसके अंदर अब एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आ गया डेल्टा का. तो इस तरह से, बिकॉज मुझे पता है इंडिविजुअली हर एक पेयर ऑफ पॉइंट सोर्सेज में डेल्टा का फेज डिफरेंस आएगा, तो ओवरऑल जो फील्ड बनेगा स्लिट 2 से, उसमें भी एक डेल्टा का फेज डिफरेंस आएगा. तो ऐसे ही मैं स्लिट नंबर 3 के लिए लिख सकती हूँ विद रिस्पेक्ट टू स्लिट नंबर 1, कि उसके बीच में कितना फेज डिफरेंस आएगा, उसमें 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा हो जाएगा. बिकॉज अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्लिट नंबर 1 का अगर मैं A1 सोर्स कंसिडर करूँ एंड स्लिट नंबर 3 का C1 सोर्स कंसिडर करूँ, तो उनके बीच का अब डिस्टेंस क्या है? 2 टाइम्स ऑफ D है. 2 बारी ग्रेटिंग एलिमेंट आ गया, 2D हो गया. तो मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या हो गया? 2 times kd sin theta. That means that is equal to 2 times of delta. So then I can write that the field produced at P due to slit number 3 is actually A sin beta by beta sin omega t plus beta plus 2 delta. इस तरह से अगर मेरे पास n slits हैं, तो मैं लास्ट n slit के लिए भी लिख सकती हूँ दैट स्लिट नंबर n क्या प्रोड्यूस करेगी, दैट A sin beta by beta n sin of omega t plus beta plus n minus 1 डेल्टा. ठीक है, तो अब जैसे लास्ट क्लास में किया था कि फाइनल फील्ड क्या प्रोड्यूस हो रहा है. सो फाइनल फील्ड P पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज सम ऑफ ऑल दीज फील्ड्स at P is equal to, I can take A sin beta by beta constant, तो अंदर रह जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा प्लस डेल्टा, एंड सो ऑन. आई विल गेट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा प्लस n माइनस 1 डेल्टा. अब फिर से मैं साइन सीरीज समेशन फॉर्मूला यूज़ करके आई कैन राइट दैट जो एग्जैक्ट फील्ड P पर है, लेट मी से EP कुछ फील्ड बनेगा, दैट विल बी A साइन ऑफ बीटा बाय बीटा. और इसके लिए आई विल यूज़ डायरेक्टली द फॉर्मूला. तो सीरीज समेशन, साइन सीरीज समेशन जो लास्ट टाइम लास्ट क्लास में किया था, वही फॉर्मूला यूज़ करके आई कैन जस्ट राइट that this will be equal to साइन ऑफ n गामा. अभी मैं गामा क्या है आपको बता रही हूँ. साइन ऑफ गामा एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा प्लस n माइनस 1
बाय 2 डेल्टा। तो गामा को मैंने क्या चूज़ किया है, गामा इज इक्वल टू, so here, wait, so here gamma is equal to delta by 2, क्योंकि फॉर्मूला में लास्ट टाइम अगर आपको याद है तो हमने यही लिखा था, साइन ऑफ 5/2 का टर्म आया था यहाँ पे लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे, तो 5/2 को हमने बीटा करके चूज़ किया था, तो यहाँ पर गामा कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट डेल्टा बाई 2। तो डेल्टा क्या था, डेल्टा था के इज़ 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई डी साइन थीटा, and this whole thing is now divided by 2, तो this is pi by lambda d sin theta। तो ये गामा की वैल्यू है, तो ये मेरे पास में फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी। तो अगर मुझे फील्ड मिल गया है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए तो मुझे इंटेंसिटी यहाँ से पता ही चल गई है। तो अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड देखूँ, दैट व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द फील्ड, तो दैट इज़ गिवन बाय दिस क्वांटिटी, ठीक है, दिस इज़ द एम्पलीट्यूड। और ये क्या बता रहा है, दिस इज़ जस्ट टेलिंग मी दैट सम काइंड ऑफ अ हार्मोनिक टाइप का कुछ फंक्शन है, कोई साइन फंक्शन है। अब इसमें भी जो ये वाला टर्म है, दिस लास्ट टर्म, दिस टर्म, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख सकती हूँ एन डेल्टा बाय 2, बिकॉज n तो बड़ा नंबर है कंपेयर टू 1, तो मैं रफली n-1 को n लिख सकती हूँ, तो इसको भी मैं n टाइम्स ऑफ गामा करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ इफ़ आई वांट। तो लेट अस लुक एट द इंटेंसिटी पैटर्न कि इंटेंसिटी कैसा बनेगा। तो इफ़ आई वांट टू राइट द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन I is equal to I naught sin square beta by beta square in sin square n gamma by sin square gamma। तो यहाँ पर I naught क्या है, that is equal to a square। ओके, तो अब अगर मैं ये दोनों को देखने की कोशिश करूँ, तो साइन ऑफ बीटा तो हमें पहले भी मिल रहा था सिंगल स्लिट में, और यहाँ पर एन गामा बेसिकली यहाँ पे दो साइन फंक्शंस हैं विच जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो एक साइन फंक्शन तो आ रहा है बिकॉज ऑफ अ सिंगल स्लिट पैटर्न, तो एक सिंगल स्लिट में जो भी पैटर्न आता है वो आ रहा है, बट फिर दैट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड विद अनदर साइन फंक्शन विच इज़ कमिंग ड्यू टू द ग्रेटिंग। तो अगर यहाँ पर ग्रेटिंग जो है मेरा, इसका वैल्यू अगर मैं n को 1 रख दूँ, तो दिस इज़ जस्ट साइन स्क्वायर। So if n is equal to 1, so I get I is equal to I naught sin square beta by beta square, right? Because sin square gamma by sin square gamma is equal to 1, वो denominator और numerator equal हो गया है, and so I get back the single slit diffraction pattern। And if I put n is equal to 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, I'll get the double slit diffraction pattern। तो साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर अगर मैं टू लिखना चाहती हूँ, मतलब आई विल हैव साइन स्क्वायर 2 गामा, तो दिस इज़ इक्वल टू साइन 2 गामा स्क्वायर, राइट? सो देन आई कैन राइट यहाँ पर 2 साइन गामा कॉस गामा स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर गामा। तो ये वाला साइन स्क्वायर गामा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आई विल बी लेफ्ट विद 4 आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो दिस इज़ द डिफ्रैक्शन पैटर्न विच आई विल गेट व्हेन आई वांट टू सी द डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो अगर मुझे ये डिफ्रैक्शन पैटर्न का फॉर्मूला याद हो, तो मुझे और कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई विल जस्ट सब्सटीट्यूट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एन मुझे पता चल जाएगा डबल स्लिट के लिए या ट्रिपल स्लिट के लिए। तो अगर किसी भी स्लिट के लिए मुझे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो अगर मुझे ये याद हो, ये वाला फॉर्मूला याद हो, तो आई कैन ईजिली सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ एंड गेट द आंसर्स।
तो अब डिफ्रैक्शन में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तो डिफ्रैक्शन में हमेशा इवन इंटरफेरेंस में भी मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा निकालने के ही क्वेश्चंस आते हैं कि या तो आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ दे दिया होगा, आपको बताना होगा कि डबल स्लिट के लिए कैसा ग्राफ आता है, ट्रिपल स्लिट के लिए कैसा ग्राफ आ सकता है। तो वो सब आप तभी कर सकते हो जब आपको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पता हो, या फिर जब आपको मैक्सिमा निकालना हो कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड वेयर इज़ द पोजीशन ऑफ मिनिमा। तो वो सब निकालने के लिए बेसिकली मुझे ये फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। अब सारे फॉर्मूले याद नहीं होते, तो एटलीस्ट ये फॉर्मूला तो मैं याद कर लूँ, ताकि जो भी मुझसे पूछा गया है मैं वो n का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके एट द टाइम वो फॉर्मूला लिख के उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंडीशन बता दूँ। तो अब हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे एंड स्लिट पैटर्न ही, क्योंकि एंड स्लिट पैटर्न ही ग्रेटिंग का पैटर्न होता है। तो जो भी मतलब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ आएगा कंपेयर टू, लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन ए का जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होगा वो ही ग्रेटिंग का पैटर्न होता है, और ग्रेटिंग पे ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। तो पहले इसी को देख लेते हैं कि इसके मैक्सिमा कहाँ बनते हैं, मिनिमा कहाँ बनते हैं। तो इनफैक्ट मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ। तो ये क्या था, दिस वाज द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट। और ये वाला टर्म क्या था, दिस इज द इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न produced by n equally spaced point sources। तो बेसिकली मल्टीप्लाई हो गया, एक इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर डिफ्रैक्शन पैटर्न का इफेक्ट आएगा। तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होता है, दैट यू हैव ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। अब इस पैटर्न को डिफ्रैक्शन पैटर्न मॉड्यूलेट कर देगा एंड यू विल गेट सम इंटेंसिटी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये बेसिकली फ्रिंजेस का शेप चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन फंक्शंस। तो यहाँ पे बीटा क्या है, आपको याद है, बीटा हमने लास्ट टाइम निकाला था, दैट वाज पाई बाय लैम्डा बी साइन थीटा, ये था बीटा। तो बीटा बेसिकली एक स्लिट के साइज पे डिपेंड कर रहा है, और गामा डिपेंड कर रहा है ग्रेटिंग एलिमेंट पर, यानी कि गामा इज इक्वल टू पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा। तो डी क्या है, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जहाँ पर ए इज द ओपेक पोर्शन एंड बी इज द ओपन पार्ट, यानी कि स्लिट का साइज है बी। तो एक तो ये क्लैरिटी होना चाहिए मुझे कि बीटा क्या है और गामा क्या है। गामा क्या है, पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा एंड डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। ये इतना तो मुझे याद होना ही चाहिए, नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो लेट अस लुक एट दिस टर्म नाउ, साइन स्क्वायर एन गामा बाय साइन स्क्वायर गामा। तो ये टर्म जो होती है साइन स्क्वायर एन गामा बाय साइन स्क्वायर गामा, तो अगर मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग प्लॉट करूं, लेट मी प्लॉट साइन स्क्वायर एन गामा एंड लेट मी प्लॉट साइन स्क्वायर गामा। तो n क्या है, n इज सम बिग नंबर, मान लीजिए n 50 है या 100 है या जो भी है। तो दैट मीन्स कि इसका जो भी साइन वेव होगा वो कुछ इस तरह का होगा, राइट। ये तो कुछ साइन वेव ही तो होगा। और इसका जो साइन वेव होगा वो कुछ इस तरह का होगा, बिकॉज दिस इज जस्ट गामा, और ऊपर वाला वॉज एन गामा। तो ऊपर वाला वॉज वेरिंग मोर क्विकली। तो अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को डिवाइड कर दूँ, दैट आई टेक वन कर्व एंड डिवाइडेड बाय द अदर कर्व, तो मुझे ये मिलेगा, दैट इज साइन स्क्वायर एन गामा बाय साइन स्क्वायर गामा। तो इंट्यूटिवली सोचना थोड़ा मुश्किल है, तो आप ये कर सकते हैं दैट यू कैन प्लॉट दीज टू कर्व्स। आप साइन स्क्वायर एन गामा और साइन स्क्वायर गामा का कर्व प्लॉट कर सकते हैं, एंड यू कैन सी कि एक्चुअली जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी, इन दोनों साइन वेव फॉर्म्स को मैं डिवाइड करूँगी, तो आई विल गेट समथिंग लुकिंग लाइक दिस।
तो जब भी ये कर्व कुछ इस तरह से सुपर इम्पोज होंगे कि आपका डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर गामा का कुछ छोटा वैल्यू होगा और न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एन गामा का कुछ बड़ा वैल्यू होगा, तो यू विल गेट सम काइंड ऑफ अ स्पाइक। मतलब जो पैटर्न होगा वो अब इस तरह का हो जाएगा कि कुछ पोर्शंस पे वो बहुत हाईली उसका बहुत बड़ा वैल्यू होगा, इट विल हैव अ लार्ज मैग्नीट्यूड एट सर्टेन पॉइंट्स, और बीच में बहुत छोटा सा मतलब कुछ डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा कुछ वेव फॉर्म है, और फिर थोड़े डिस्टेंस के बाद यू वुड गेट अ वेरी हाई पीक। तो इस तरह से मुझे डिफरेंट डिफरेंट पीक्स मिलेंगे जिनको कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आप डिफ्रैक्शन ऑर्डर्स बोल देते हो। तो डिफ्रैक्शन ऑर्डर्स कुछ नहीं होते बल्कि ये सारे पीक्स होते हैं। तो इन सबको तो जैसे जैसे मैं n का वैल्यू एक्चुअली बढ़ाती जाऊंगी, इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर n, तो n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ स्लिट्स। तो जैसे जैसे मैं n का नंबर बढ़ाती जाऊंगी एक्चुअली ये पीक्स ना और शार्प होते जाएंगे। शार्प कैसे होंगे कि इनका जो स्प्रेड है वो कम होता जाएगा एंड दे विल बिकम मोर नैरो एंड एक्सट्रीमली, जैसे एक लाइन कर्व होता है, जैसे एकदम शार्पली पीक्ड एक मतलब ग्राफ होता है, वैसे दिखने लगेंगे। सो इफ़ n इज़ लार्ज या फिर n इज़ इंक्रीज्ड, n 5 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो इन दैट सेंस आई एम सेइंग कि कंपेयर टू द कर्व फॉर n इज इक्वल टू 2 या n इज इक्वल टू 3, अगर आप एक कर्व बनाए n इज इक्वल टू 10 के लिए, 10 स्लिट्स के लिए आप बनाएंगे, तो इट विल बिकम इवन मोर शार्पली पीक्ड। उसका जो इंटेंसिटी है वो फिर विड्थ में ना डिस्ट्रीब्यूट होके उसका हाइट इंक्रीज कर देगा कर्व का, एंड आपको फिर इस तरह का पैटर्न मिलने लगेगा। यू विल गेट एक्सट्रीमली शार्प पीक्स लाइक दिस। ओके, सो इसलिए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो होती है उसमें जितनी ज़्यादा स्लिट्स होती हैं उसको उतना ज़्यादा बेटर मानते हैं। तो बिकॉज देन यू गेट, ये जो डिफ्रैक्शन ऑर्डर्स हैं आपके वो बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, वेरी हाई इंटेंसिटी के होते हैं, और उनका स्प्रेड जो है वो कम हो जाता है। दे आर वेरी लोकलाइज्ड एंड दे हैव वेरी हाई इंटेंसिटी। तो इन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक तो सिंपल क्राइटेरिया यही होता है दैट आई शुड हैव लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स। तो अगर दो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स हैं, एक का n कम है एक का n ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली द ग्रेटिंग विद अ लार्जर नंबर ऑफ स्लिट्स इज़ अ बेटर ग्रेटिंग, बिकॉज वो ऑर्डर्स को बहुत ज़्यादा बेटर सेपरेट करेगी। इट विल मेक एक्सट्रीमली शार्प, एकदम शार्प शार्प डिफ्रैक्शन ऑर्डर्स प्रोड्यूस होंगे। द स्प्रेड ऑफ द ऑर्डर, स्प्रेड का मतलब क्या है कि इंटेंसिटी, अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो इंटेंसिटी इतने रीजन में स्प्रेड हो गई, यानी कि ओवरऑल उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, एनर्जी ऐसे हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो गई रादर देन वर्टिकली। बट इस केस में स्प्रेड बहुत कम है तो सारा एनर्जी वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि इट इज़ वेरी मच लोकलाइज्ड एंड इट हैज़ मच हायर इंटेंसिटी। तो ये आपके डिफ्रैक्शन ऑर्डर्स होते हैं। और So ma'am, rather than the dull patches we would normally get, we get extremely dark patches. यस, एक्सट्रीमली डार्क नहीं, ब्राइट पैचेस। नहीं, ब्राइट पैचेस तो वहां आएंगे ना जहाँ पे शार्प पीक है, जहाँ हाँ जी, हाँ फ्लैट है वहां जी, पर तो डार्क वहाँ रीजन आएंगे पर, ना तो। हाँ वहाँ पर डार्क रीजन्स ही हैं। तो और अगर डिफ्रैक्शन इससे ग्रेटिंग से, हाँ हाँ, और अगर इससे ऊपर वाले देखते हैं हम, तो यहाँ पर हमको कंप्लीटली डार्क ना मिलके थोड़े से डल मिलते हैं। हाँ उसमें भी फ़र्क आएगा। ये जो इंटेंसिटी है, मतलब ये जो छोटे छोटे साइड लोब्स हैं, इनका इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा। वो सारा एनर्जी भी अब पीक्स, मतलब जो मेजर मैक्सिमाज हैं, जो मेजर डिफ्रैक्शन ऑर्डर्स हैं, उनमें कॉन्सेंट्रेट होगा। तो ये वाला कंप्लीटली बेटर होगा अगर मैं एन लार्ज कर दूंगी। तो विजिबिलिटी के टर्म्स में इट विल बी मच मोर ईजियर फॉर मी टू सी द डिफ्रैक्शन ऑर्डर्स, और उनके बीच का इंटेंसिटी जो है और फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। तो मैम, और मैम एन लार्ज का मतलब तो ये हुआ कि इट्स बेसिकली लाइक ट्रांसपेरेंट बट विद मेनी स्लिट्स। एन लार्ज का मतलब नहीं, एन बहुत सारे लार्ज स्लिट्स हैं जो करने भी के लिए दिखते हैं। ओपेक रीजन भी तो बढ़ेंगे ना। एन अगर मुझे लार्ज करना है, अगर मेरे पास में ये स्लिट है, यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 स्लिट्स बनाई थी, तो 5 स्लिट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक पैटर्न मिला मुझे। बट इसी तरह की ग्रेटिंग में अगर मैं अब बहुत सारे बना दूंगी, तो ओपेक रीजन्स भी तो मैंने
इक्वली बना दिए ना। ऐसा नहीं है कि n बढ़ाने से स्लिट में ज़्यादा लाइट पास हो गई। अगर स्लिट का साइज सेम है तो लाइट तो पहले भी ऐसे ही पास हो रही थी। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्लिट, वो तो इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी है। पहले जो स्लिट्स थे उनका साइज बड़ा था बेसिकली। अगर मैं सेम रीजन में ज़्यादा स्लिट्स बना रही हूँ तो अब मैंने स्लिट्स बना रही हैं विच आर मच मोर फाइनर। दैट इज़ वॉट n लार्ज का मतलब हुआ। ठीक है। मैम बट अगर हम सेम सरफेस एरिया की एक प्लेट ले लेते हैं, सेम डायमेंशंस की एक प्लेट ले लें और उसमें एन स्मॉल वर्सेस लार्ज बनाए, तो ओपेक तो एन स्मॉल में ज्यादा पार्ट होंगे ना। ओपेक ओपेक पोर्शन, अगर हम सेम एरिया की दो प्लेट्स लें जिसमें एक में स्लिट्स कम है एक में स्लिट ज्यादा है, तो जिसमें स्लिट ज्यादा होंगी उसमें नेट ओपेक पोर्शन भी तो कम हो जाएंगी। मतलब प्रपोर्शनली तो कम होगा। मतलब आप ये नहीं, वो तो ए और बी के वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। पहले मतलब आप प्रपोर्शनली तो बात करोगे, पहले आपके पास जितने प्रपोर्शन में ओपन एरिया था और कितने प्रपोर्शन में क्लोज्ड एरिया था वो कुछ ए और बी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था। अब जब आपने ज़्यादा स्लिट्स बना दी तो ए का वैल्यू भी कम हो गया, बी का वैल्यू भी कम हो गया, तो प्रपोर्शनली तो पोर्शन उतने ही रह गए। ओपेक रीजन ए के ए मल्टीप्लाइड बाय एन ही रह गया और जो ओपन रीजन है वो भी बी मल्टीप्लाइड बाय एन ही रह गया। तो ओपेक और ट्रांसपेरेंट रीजन तो ए और बी के साइज पे डिपेंड कर रहा है ना, कि कितना बड़ा मैंने ओपेक रखा है और कितना मैंने ट्रांसपेरेंट ठीक रखा है। ठीक ठीक ठीक। ओके गॉट इट। तो फिर एक चीज़ हम लिख सकते हैं कि ये जो मैंने पैटर्न आपको बना के दिखाया है, तो इफ़ यू विल टेक साइन स्क्वायर एन गामा एंड यू विल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर गामा, तो ये जो फंक्शन होता है इस फंक्शन को जब आप मैथमेटिकली देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट साइन स्क्वायर एन गामा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर गामा as a function of gamma shows that if n becomes large, the function would be very sharply peaked at gamma is equal to 0, pi, 2 pi and so on. तो ये जो पोजिशंस होंगे ना इसके, वो एक्चुअली इस तरह से वेरी करेंगे 0 पाई और 2 पाई पे। तो फिर से ये वही आ गया है कि मतलब साइन ऑफ गामा तो एक्चुअली ज़ीरो होता है 0 पर, एंड पाई पर भी ज़ीरो होता है, बट ये वही जैसे हमने सिंक फंक्शन को कंसिडर किया था, इसमें भी उसी तरह के एक्चुअली मैक्सिमा आते हैं इन पोजिशंस पे व्हेन एवर गामा इज इक्वल टू 0 पाई एंड 2 पाई। तो ये भी आप ये मैथमेटिकली कंप्यूटेशनली एक्चुअली प्लॉट करके देख सकते हैं दैट यू टेक अ साइन स्क्वायर एन गामा कर्व एंड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर गामा एंड सी कि आपको ये पीक्स कहाँ पे मिल रहे हैं। या फिर आप इसको भी लिमिटिंग केस में जाके स्टडी कर सकते हैं कि जब गामा को ज़ीरो पुट किया या पाई पुट किया तो इनका एक्चुअली मैक्सिमा आता है इस फंक्शन का उन लोकेशंस पे रादर देन मिनिमा। ओके, सो ये जो सारे पोजीशंस हैं ये आपके प्राइमरी मैक्सिमा पोजीशंस होंगे। तो दीज आर द ये बेसिकली डिफ्रैक्शन ऑर्डर्स जिनको बोलते हैं वो होंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि ये आपके प्राइमरी मैक्सिमा होंगे। अब जैसे सिंगल स्लिट पैटर्न में एक ही प्राइमरी या सेंट्रल मैक्सिमा था, बट एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में मेरे पास मल्टीपल ऑर्डर्स हैं और हर एक ऑर्डर का इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। ठीक है, दैट इज़ अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और जब मैंने एक सिंगल स्लिट लिया था तो सिर्फ एक सेंट्रल मैक्सिमा आया था, बाकी साइड लोब्स का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मेरे पास में हर एक पोजीशन पे जहाँ पर गामा 0 पाई या 2 पाई या 3 पाई इस तरह का कोई भी नंबर होगा, वहाँ पर दिस फंक्शन वुड पीक, इसका बहुत बड़ा एक वैल्यू आ जाएगा जिसकी वजह से आई विल गेट ऑल दीज ऑर्डर्स एंड दे आर नोन एज द प्राइमरी मैक्सिमा। बट इन दोनों पीक्स के बीच में, यानी कि
इफ़ दिस इज़ वन पीक एंड दिस इज़ द सेकेंड पीक, तो इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जहाँ पर मुझे मिनिमा भी मिलेंगे। तो ये जो मैंने ऐसे जिगजैग करके कर्व बनाया है, तो इसमें बहुत सारे प्लेसेस होंगे जहाँ पर मुझे मिनिमा भी मिलेंगे। तो वो मिनिमा को बोलते हैं सेकेंडरी मिनिमा। तो सेकेंडरी मिनिमा हो गए बिटवीन टू पीक्स। ये जो दो प्राइमरी मैक्सिमा के पीक्स थे, इनके बीच में द फंक्शन vanishes when n gamma is equal to p pi, जहाँ पर p is not equal to 0 but it can have value plus minus n plus minus 2n, यानी कि जब भी गामा p बाय n पाई ये वाला वैल्यू लेगा, तो तब वहाँ पर मुझे ये छोटे छोटे मिनिमाज मिलेंगे। ये जैसे एक मिनिमा, ये एक मिनिमा, ये जो बहुत सारे मिनिमाज मुझे इसमें मिल रहे हैं बिटवीन द टू प्राइमरी मैक्सिमा, तो ये सेकेंडरी मिनिमा वहाँ पे मिलेंगे जहाँ पर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो ये तो हो गई फर्स्ट फंक्शन की बात। तो ये जो मेरा डिफ्रैक्शन पैटर्न था, इसमें हमने ये कंसिडर कर लिया अभी कि साइन स्क्वायर एन गामा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर गामा, ये जो टर्म थी इसके मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पर लोकेटेड है। तो मैक्सिमा हमें पता चल गया 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसी पोजीशंस पर है, और मिनिमास कहाँ पर है, दो मैक्सिमास के बीच में बहुत सारे मिनिमास हैं और उनका हमने फॉर्मूला निकाल लिया दैट वो इस लोकेशन पे मुझे ये छोटे छोटे मिनिमास मिलेंगे व्हेन एवर दिस इज सेटिस्फाइड। ओके, अब उसके बाद में इंटेंसिटी मैक्सिमा कब कब हो सकता है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमा, सॉरी पहले मिनिमा ही और डिस्कस कर लेते हैं, या मैक्सिमा लिख दूँ। पहले मैं मैक्सिमा लिख देती हूँ, ठीक है, मैंने जैसे नोट्स में लिखा है ऐसे ही लिख देती हूँ, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी। तो इंटेंसिटी, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स घूम रही है ना, मतलब मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, आप लोगों को तो पढ़ते पढ़ते हो ही जाएगा। तो इंटेंसिटी मैक्सिमा कहाँ कहाँ पे मिला, जस्ट लेट अस जस्ट राइट इट डाउन। तो हमें मिला दैट व्हेन n इज़ वेरी लार्ज, यानी कि एक ग्रेटिंग है, तो उस केस में जब भी गामा इज इक्वल टू m पाई, जहाँ पर m इज़ 0 1 2 इस तरह का कोई भी नंबर है, तब प्राइमरी मैक्सिमा मिल रहा है। यही कंडीशन थी प्राइमरी मैक्सिमा की जो मैंने यहाँ लिखी है, राइट। तो उसी को मैं यहाँ लिख रही हूँ कि जब n बहुत लार्ज है तो गामा m पाई जब भी हो रहा है वहाँ पर मुझे एक प्राइमरी मैक्सिमा मिल रहा है। तो लेट अस राइट कि गामा का वैल्यू क्या था। गामा वाज लैम्डा बाय पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा इज इक्वल टू m पाई, या फिर आई कैन से दैट डी साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। तो एक तो ये कंडीशन हो गई मेरे पास इंटेंसिटी मैक्सिमा की। तो यही डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक्सप्रेशन होता है, अगर आपको याद हो तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऑर्डर्स निकालने के लिए यही वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द ग्रेटिंग इक्वेशन। और अगर आपको फिगर आउट करना है कि ग्रेटिंग के डिफरेंट ऑर्डर्स कहाँ बन रहे हैं, तो आप m का डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हो। यू पुट m इज़ इक्वल टू 0, तो यू से दैट्स द 0th ऑर्डर। फिर आप m को +1 डालते हो तो यू से इट इज़ द +1 ऑर्डर। m को -1 डालते हो तो यू से इट इज़ द -1 ऑर्डर। तो ऐसे करके ग्रेटिंग के जो डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, ये ग्रेटिंग इक्वेशन होती है, यहीं से निकालते हैं। तो ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये इक्वेशन बेसिकली साइन स्क्वायर n गामा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर गामा की टर्म से आई कि उसके मैक्सिमा कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इंटेंसिटी लिखना चाहती हूँ, लेट मी राइट इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या था, इंटेंसिटी वाज आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर था, और इसके साथ में मल्टीप्लाइड था साइन स्क्वायर एन गामा बाय साइन स्क्वायर गामा, ये मल्टीप्लाइड था। बट आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी। यार कौन, किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ बंद कर लो। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू
बेसिकली फाइंड कि अगर मेरे पास एक ग्रेटिंग है तो उसका इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो मैं इस लिमिट में आई वांट टू यूज़ द लिमिट दैट n इज़ वेरी लार्ज। n इज़ वेरी लार्ज का मतलब क्या हो गया कि मेरा जो गामा है वो m पाई पर पीक कर रहा है, ठीक है। या तो मैं बोलूँ n बहुत बड़ा है या फिर मैं बोलूँ कि गामा का वैल्यू m पाई पर मैक्सिमम हो रहा है। तो उस केस में इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो इन द लिमिट दैट गामा इज एक्चुअली गोइंग टू m पाई, आई कैन सॉल्व कि व्हाट इज साइन n गामा बाय साइन गामा। तो फिर से आई विल यूज द एल हॉपिटल रूल। तो n कॉस ऑफ n गामा आ जाएगा और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ गामा। तो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस n, ठीक है। बिकॉज कॉस ऑफ n गामा बाय कॉस ऑफ गामा तो मतलब 1 ही हो जाएगा अगर मैं गामा को m पाई पुट कर दूंगी तो। और n इज़ ऑल्सो कैपिटल n इज़ ऑल्सो एन इंटीजर एंड स्मॉल m इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो सिर्फ एक प्लस माइनस का फ़र्क आ सकता है एट मैक्स, बट दिस इज़ इक्वल टू n। सो देन यूजिंग दिस नॉलेज आई कैन पुट द वैल्यू इन इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी हो गई आई नॉट n स्क्वायर sine square beta by beta square. So this is the intensity for a diffraction grating जिसमें n का वैल्यू बहुत लार्ज है। बहुत लार्ज है का मतलब है कि जो मेरा फंक्शन है उसके प्राइमरी मैक्सिमा गामा इज इक्वल टू m पाई पर बन रहे हैं। तो यहाँ से भी मैं बोल सकती हूँ कि जो इंटेंसिटी है वो बहुत n के साथ प्रपोर्शनली वेरी करिए इन अ वे। तो अगर मुझे एक अच्छा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग चाहिए तो मुझे उसमें नंबर ऑफ स्लिट्स ज़्यादा रखना पड़ेगा सो दैट आई कैन डायरेक्ट मोर लाइट इनटू द प्राइमरी मैक्सिमा। उसके बाद में एक और फंक्शन है जो अगर मैं दोबारा से सॉरी यही तो था इंटेंसिटी फंक्शन। अगर मैं दोबारा से इस इंटेंसिटी इक्वेशन को देखूं तो अभी तक तो हमने साइन स्क्वायर एन गामा बाय साइन स्क्वायर गामा वाला टर्म को डिस्क्राइब किया है, बट उसके साथ में एक और टर्म हैंग कर रही है साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर का टर्म। तो ये वाली जो टर्म है इसका भी तो मतलब कुछ मैक्सिमम फंक्शन होगा ना कि ये भी तो कहीं पर मैक्सिमम हो रही होगी। तो या दिस वुड ऑल्सो बी सेटिस्फाइंग सम इक्वेशन। जब ये दोनों के दोनों मैक्सिमम होंगे तभी तो मुझे बिल्कुल एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ तो आई नो दैट बीटा शुड बी, एक सेकेंड, तो बीटा क्या था, बीटा वॉज पाई बाय लैम्डा बी साइन थीटा। और ये यहाँ से I can find out the value of sine theta. So sine theta is equal to m lambda by d, right? This is the place जहाँ पर maxima बन रहा है। तो then I can put sine theta here. तो pi by lambda b multiplied by m lambda by d. So this is equal to pi, क्या हो गया ये, पाई बी बाय डी एंड एम। तो बेसिकली बीटा भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तभी वहाँ पर उस लोकेशन पे प्राइमरी मैक्सिमा बन रहा है। तो बेसिकली मैंने बीटा का वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ अगर मुझे ये पता हो कि ग्रेटिंग इक्वेशन कहाँ पर साइन थीटा मैक्सिमम बन रहा है, या फिर मैं अगर मुझे बीटा का वैल्यू पता है तो फिर तो भी मैं बैक कैलकुलेट करके ये निकाल सकती हूँ कि कहाँ पर डी का क्या वैल्यू है। मतलब बेसिकली ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो इस फंक्शन का मैक्सिमम कब होना चाहिए, जब ये वाला फंक्शन का भी मैक्सिमम हो रहा हो और इस वाले फंक्शन का भी मैक्सिमम हो रहा हो। तो अभी तक इस वाले फंक्शन का मैक्सिमम कहाँ हो रहा है उसके लिए हमने ये इक्वेशन निकाली है। दैट मीन्स इस इक्वेशन से जो साइन थीटा का वैल्यू आया है दैट शुड ऑल्सो सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ बीटा। ये उसमें ये बीटा का वैल्यू आना चाहिए। तो आप यहाँ से बीटा निकाल सकते हो। तो बेसिकली ये आपको ये बता रहा है कि एट दिस पर्टिकुलर एंगल इस साइन थीटा पर, इस थीटा के वैल्यू पर
तो थीटा क्या है, थीटा डाइवर्जेंस हो गया कि एक ग्रेटिंग के पीछे जो मुझे फील्ड मिल रहा है उसमें जो डिफ्रैक्शन ऑर्डर्स मिल रहा है। तो अगर मैं अपनी पहली वाली फिगर में जाऊँ तो यहाँ पर मुझे बेसिकली किस टाइप का पैटर्न मिल रहा है, मुझे कुछ इस टाइप का पैटर्न मिल रहा है, राइट। तो बेसिकली थीटा मुझे क्या बता रहा है कि जब यहाँ से लाइट डिफ्रैक्ट होके यहाँ पे फॉर्म, यहाँ पे कुछ बना रही है, अब मैं इसको गंदा नहीं करना चाहती फिगर को, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस थीटा कि विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एक्सिस ये कितना डाइवर्जेंस हो रहा है थीटा का, ये पैटर्न कितना ज़्यादा फैल रहा है। तो बेसिकली ये साइन थीटा का वैल्यू जब भी ग्रेटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये साइन थीटा जब भी एम लैम्डा बाय डी के इक्वल है, तो ये बेसिकली बता रहा है कि इस एंगल पर जो सारी रेज हैं वो कंस्ट्रक्टिवली ऐड हो रही हैं। तो ऑल द रेज आर इन फेज एट दैट पॉइंट एंड देयरफॉर वहाँ पर मुझे एक मैक्सिमा मिल रहा है। तो हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है, आप किसी भी तरीके से उसको देख सकते हो। या तो आप ग्रेटिंग इक्वेशन निकाल के आप साइन थीटा बता सकते हो, या फिर आप थीटा के टर्म्स में सोच सकते हो कि मुझे थीटा पता है और मैं वहाँ से ग्रेटिंग इक्वेशन या ग्रेटिंग एलिमेंट या फिर लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करूँ। तो क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में ये बोला जा सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर जो है उसका उसका एंगल इतना है, जो फर्स्ट ऑर्डर इस एंगल पे बन रहा है, तो क्या आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं अगर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ये है तो, राइट। तो मतलब दोनों का इंटरडिपेंडेंस है। आप साइन थीटा से अगर आप m का वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0th ऑर्डर मिलेगा। तो साइन थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। बट अगर m का वैल्यू आपने 1 पुट कर दिया तो मतलब आपको फर्स्ट ऑर्डर मिल गया डिफ्रैक्शन का। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, लैम्डा बाई डी। तो फर्स्ट ऑर्डर किस एंगल पे बन रहा है, साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाई डी पर बन रहा है, जैसे कि हमने सिंगल स्लिट के लिए कल डिस्कस किया था। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले से बेसिकली यहाँ से थीटा 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का एंगल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाई डी। ऐसे ही थीटा 2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 लैम्डा बाई डी। तो इस तरह से हो सकता है कि आपको एंगल दिया हो एंड आपसे पूछा जाए कि ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है या फिर लैम्डा क्या है, तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप यहाँ से निकाल सकते हो। और उसके बाद में अब जो एक ग्रेटिंग है, फिर से एक लिमिट आ गई कि ग्रेटिंग कितने ऑर्डर्स प्रोड्यूस कर सकती है। अब इस इक्वेशन डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा से लगता है कि एम का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो जब भी एम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डी बाई लैम्डा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। मतलब इक्वल टू पे हो जाएगी, ग्रेटर देन डी बाई लैम्डा पे नहीं होगी। तो देन यू कैन राइट कि ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ only a finite number of primary maxima are present। प्राइमरी मैक्सिमा का मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ऑर्डर्स इन ग्रेटिंग, कि कितने डिफ्रैक्शन ऑर्डर्स एक ग्रेटिंग प्रोड्यूस कर सकती है। तो बेसिकली साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा बाई डी है, बट साइन ऑफ थीटा का वैल्यू, sin of theta can only be less than or equal to 1. So this means that m should be less than or equal to at max equal to d by lambda। तो m का जो नंबर है वो इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर ग्रेटिंग है, उसका ग्रेटिंग एलिमेंट ये है और उस पर ये वाला वेवलेंथ इंसिडेंट है, सो what is the highest diffraction order that you can produce? So this is the understanding that you will have to apply at that time कि m का फाइनाइट वैल्यू जो है कुछ एक फाइनाइट नंबर होगा, उससे ज़्यादा ऑर्डर्स ग्रेटिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, बिकॉज देन द ग्रेटिंग इक्वेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो m का वैल्यू ये होगा। अब फिर मिनिमा का पोजिशन देख लेते हैं। अब सेम चीज़ आती है, मिनिमा अब दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज आई हैव साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर एंड दैट इज़ मल्टीप्लाइड विद साइन स्क्वायर ऑफ एन गामा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर गामा। तो एक तो साइन स्क्वायर गामा वाले फंक्शन का कुछ मिनिमा आ रहा है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, अभी डिस्कस किया था कि ये वो सेकेंडरी मिनिमा जिसको हमने बोला था, दैट वाज जब भी गामा वाज इक्वल टू पी बाय एन पाई, राइट।
और ऐसे ही एक मिनिमा आ सकता है बिकॉज ऑफ साइन स्क्वायर बीटा बाय इस वाली टर्म की वजह से, साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर की वजह से। तो ये मिनिमा हमने कल डिस्कस किया था कि सिंगल स्लिट का मिनिमा कब आता है। तो मिनिमा कब हो सकता है? इफ़ बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये हमने कल डिस्कस किया था, जहाँ पर एन कैन बी 1 2 या 3 या कुछ भी। एन ज़ीरो नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि जब एन ज़ीरो होता है तो वहाँ पे क्या आ रहा था, सिंगल स्लिट में मैक्सिमा आ रहा था। तो जब भी बी साइन थीटा एन लैम्डा होगा वहाँ पर तो एक नल आना ही चाहिए, यानी कि ज़ीरो आना ही चाहिए। तो ये क्या है? दिस इज़ द सिंगल स्लिट मिनिमा कंडीशन। एंड दूसरा कंडीशन क्या था? एंड इफ़, तो ये तो फर्स्ट कंडीशन है मिनिमा का। दूसरा है एंड इफ़ एन गामा इज़ इक्वल टू पी पाई, तब भी मुझे वहाँ पर एक मिनिमा मिलना चाहिए जहाँ पर पी इज़ नॉट इक्वल टू एन एंड सो ऑन। पी एन अगर एन के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे मैक्सिमा मिल जाएगा, राइट? तो एन पी का वैल्यू एन टू एन ये नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ और हो सकता है। तो मैम हाँ जी। मैम जहाँ पे हमारा एन वेरी वेरी लार्ज था, वहाँ पे हमारे मल्टीपल पीक्स आए हैं, उसके लिए हम सारा निकाल रहे हैं जो। हाँ हाँ। तो यहाँ पर जो ईच इंडिविजुअल पीक है, इसकी इंटेंसिटी सेम रहेगी या फिर एक सेंट्रल मैक्सिमा के बाद ये भी इवेंचुअली टेपर करेगा? ये टेपर करता है, सेम नहीं रहती है। मतलब बेसिकली हर बेसिकली आप ना इंडिविजुअल इसको पीक। ऐसे सोच सकते हो, आप ना इसको ऐसे सोच सकते हो, मतलब ये पैटर्न पता है किस तरह का दिखेगा आपको? कि आपको कुछ एक तो मैक्सिमम मिल रहा है, उसके बाद आप एक सिंगल स्लिट का पैटर्न बना सकते हो, वो कुछ इस तरह का होता है। उसके बाद में इसी के कंटिन्यूएशन में आप एक दूसरा सिंगल स्लिट का पैटर्न बना दो। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो दो कंसेक्यूटिव पीक्स हैं, इनकी इंटेंसिटी सेम है? इनकी इंटेंसिटी सेम है। तो मतलब दिस इज ऑलमोस्ट, मतलब इट्स अप्रोक्सीमेटिंग रिपीटिंग डेल्टा फंक्शन। हाँ जी, हाँ जी। पर डेल्टा फंक्शन का वैल्यू वैल्यू कौन क्या देता है? होता यहाँ है? पर वैल्यू अलग है। यहाँ पर एक वैल्यू है उसकी। बट मैं मगर कंप्लीटली पीरियोडिक रहेगा। हाँ, ओके। पीरियोडिक ही रहेगा। और इनके बीच में जो हमेशा डिस्टेंस है वो तो पाई का ही है ना, एक ज़ीरो पर मिल रहा है, एक पाई पर मिल रहा है, नेक्स्ट फिर 2 पाई पर मिल रहा है। और इनका पीक वैल्यू सेम है। अगर मैं एक प्रॉपर से ग्राफ में इसको ड्रॉ करूँ, जो कि मैंने किया नहीं, तो ये ऐसा दिखेगा। मैं बना देती हूँ। कहाँ बनाऊँ? ये तो हम मिनिमा डिस्कस कर रहे हैं इधर, यहाँ बना देती हूँ। तो एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, दिस इज़ गामा। गामा के रिस्पेक्ट में मैं प्लॉट कर रही हूँ इसको। ये थोड़ा मोटा बना दिया मैंने। उसके बाद में यहाँ कुछ एक मैक्सिमा, फिर मिनिमा। इस तरीके से जाएगा, मतलब बेसिकली सिंगल स्लिट पैटर्न जैसा ही फॉर्म है। तो ये जो सबका ना विड्थ सेम होगा, ये लास्ट वाले का विड्थ बड़ा बना देंगे। तो ये अगर ज़ीरो पे हो रहा है तो ये पाई पे हो रहा है, ये माइनस पाई पे हो रहा है, बट इनका पीक वैल्यू सबका सेम होगा। इस तरह का पैटर्न होगा। तो एक तरह से ये एक सिंगल स्लिट पैटर्न था, फिर ये एक सिंगल स्लिट पैटर्न था। इट्स लाइक रिपीटिंग आफ्टर वन अनदर करके हो, उस तरह से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो व्हेन यू आर ड्राइंग दिस। खैर ड्रॉ तो करना ही नहीं होगा कहीं पे, पर दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक।
ठीक है, तो अब मैं क्या डिस्कस कर रही थी? मैं मिनिमा का कंडीशन डिस्कस कर रही थी। तो दिस मीन्स दैट डी साइन थीटा यानी कि गामा क्या हो गया? गामा इज पी बाय एन पाई। तो p का वैल्यू अगर n होगा तो क्या हो जाएगा? गामा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो पाई पे तो मैक्सिमा मिलता है, तो मतलब p n या 2n या 3n के बराबर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो कुछ और नंबर हो सकता है। तो जैसे कि वो हो सकता है 1, तो 1 होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू डी साइन थीटा के टर्म में नहीं लिखती हूँ, तो गामा का वैल्यू क्या हो सकता है? अगर मैं p को 1 पुट कर दूँ तो पाई बाय n, फिर p को 2 पुट कर दूँ तो 2 पाई बाय n, इस तरह से हो सकता है टिल n-1 पाई बाय n। उसके बाद में अब n पाई बाय n नहीं हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे तो एक मैक्सिमम मिल जाएगा। फिर अब क्या हो सकता है? n+1 पाई बाय n। इस तरह से इट कैन टेक, इन सारे नंबर्स पे क्या होगा? आई विल गेट अ मिनिमा ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस मीन्स, दैट p शुड नॉट बी इक्वल टू n या 2n या 3n, बिकॉज उन केसेस पे मुझे मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक है, सो इस सेम कंडीशन को मैं डी साइन थीटा के टर्म में भी लिख सकती हूँ। तो गामा क्या होता है? गामा होता है पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाय एन या फिर 2 पाई बाय एन एंड सो ऑन। So I can write that d sine theta can be equal to lambda by n, 2 lambda by n and so on. तो सेम कंडीशन दोनों, आप कोई एक याद कर लीजिए, दूसरा तो आप निकाल ही सकते हैं। तो इस तरह से, तो बेसिकली अगर मैं दो प्रिंसिपल मैक्सिमा कंसिडर करूं, तो पहला प्रिंसिपल मैक्सिमा कब बना? मान लीजिए n इज इक्वल टू 0 पे बना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा बना n इज इक्वल टू 1 पे, मान लीजिए कि मतलब कोई दो प्रिंसिपल मैक्सिमा मैं मान रही हूँ। तो लेट मी कंसिडर कि एक प्रिंसिपल मैक्सिमा n इज इक्वल टू 1 पे है और दूसरा प्रिंसिपल मैक्सिमा n इज इक्वल टू 2 पे है। तो इनके बीच में कितने सेकेंडरी मिनिमा हो जाएंगे? इनके बीच में सेकेंडरी मिनिमा कितने हो जाएंगे? n-1, बिकॉज ये n-1 पॉइंट्स होंगे इनके बीच में, जहाँ पर d साइन थीटा will satisfy this condition, and therefore दो प्राइमरी मैक्सिमा के बीच में, कोई भी एनी टू प्राइमरी मैक्सिमा के बीच में हमेशा n-1 सेकेंडरी मिनिमा तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, इस पे सवाल तो खैर नहीं बन सकता कुछ। तो अब हमने निकाल लिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? एक तो मुझे ये याद होना चाहिए that what is the maximum orders I can produce. So this is the maximum number of orders I can produce from a grating. Orders for a given grating, ये मुझे पता होना चाहिए। दूसरा, मुझे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता होना चाहिए, और मुझे मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस पता होनी चाहिए। इतना तो मुझे पता ही होना चाहिए अगर मुझे ग्रेटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसके बाद में फिर आता है, हाँ, तो अब इसमें एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही मान लीजिए जिस पे काफ़ी सवाल आते हैं, दैट इज़ नोन एज एब्सेंट स्पेक्ट्रा। तो हमेशा इस पे मैंने कई सारे सवाल देखे हैं इन रीसेंट ईयर्स। तो क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए ग्रेटिंग का आपको कुछ डिफ्रैक्शन ऑर्डर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या कोई एनस्लिट पैटर्न है और आपको कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, तो उसमें कुछ डिफ्रैक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो गायब हो सकते हैं। वो कब गायब हो सकते हैं? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। देखिए, लेट अस गो टू दिस इंटेंसिटी फंक्शन, लेट अस लुक एट दिस फंक्शन। तो इसमें मैक्सिमा कब कब हो रहा है? जब साइन स्क्वायर बीटा वाला टर्म भी मैक्सिमा हो रहा है और साइन स्क्वायर एन गामा वाला टर्म भी मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाले दोनों टर्म इंडिविजुअली मैक्सिमा हो रहे हैं, तो हमें सबसे टोटल मैक्सिमा मिलना चाहिए। और जब ये दोनों टर्म्स ज़ीरो हो रहे हैं तो ज़ीरो मिलना चाहिए। बट जब इनमें से एक टर्म ज़ीरो हो रहा है
और दूसरा टर्म लेटस से उस सेम पॉइंट पे मैक्सिमा बना रहा है, तो भी तो मुझे ज़ीरो ही मिलेगा ना। तो मुझे वहाँ पे एक डिफ्रैक्शन ऑर्डर मिलना था। मान लीजिए मुझे एक डिफ्रैक्शन ऑर्डर वहाँ पे फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर मिलना चाहिए था, और ऑर्डर किस पे डिसाइड हो रहा है? ऑर्डर इससे निकलता है, बिकॉज हम इसमें डालते हैं ना, ये बताता है हमें 0 पाई 2 पाई कहाँ पे मुझे डिफ्रैक्शन ऑर्डर मिल रहा है। तो मेन ऑर्डर ये टर्म डिसाइड करती है। तो मान लीजिए इस टर्म का तो मैक्सिमा आ गया था, बट उस पोजिशन पे जो बीटा था वहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन था, स्लिट कुछ इस तरह की थी, लैम्डा कुछ इस तरह का था कि वहाँ पर इस टर्म का मिनिमा आ गया। तो अब 0 मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो उस पोजिशन पे टेक्निकली मुझे एक मैक्सिमा मिलना चाहिए था, बट वो अब नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर टर्म। तो कुछ सर्टन केसेस में ऐसा हो सकता है कि दैट स्पेक्ट्रा, यानी कि that particular diffraction order might be absent because one of these terms is equal to 0, चाहे even though if the other term has a maxima। तो इस पे सवाल इस तरह से बनते हैं कि आपको बता देंगे कि ये वाला लाइन मिसिंग है या ये डिफ्रैक्शन ऑर्डर मिसिंग है, और फिर ग्रेटिंग का कोई एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या तो ग्रेटिंग एलिमेंट कैलकुलेट करना है या इंसिडेंट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो एब्सेंट स्पेक्ट्रा का मतलब बेसिकली वो ही है कि आपको एक टर्म का तो मैक्सिमा मिल गया, बट दूसरी टर्म का वहाँ पे मिनिमा आ गया, और उसकी वजह से वो टोटल इंटेंसिटी वहाँ पे 0 हो गई। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी फाइनाइट नंबर इज 0, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर इज मिसिंग इन द स्पेक्ट्रम। आपको वहाँ पे लाइट ही नहीं मिली, बल्कि लाइट अब मान लीजिए थर्ड ऑर्डर मिला ही नहीं, तो जब आप उसको नोटिस करोगे डिफ्रैक्शन पैटर्न, 0 ऑर्डर मिला, फर्स्ट ऑर्डर मिला, सेकेंड ऑर्डर मिला, और डायरेक्टली थर्ड ऑर्डर पे नल मिला, और फोर्थ ऑर्डर मिला। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर मिस हो गया, वहाँ पे पीक की बजाय मिनिमम आ गया। तो दैट इज नोन एज एन एब्सेंट स्पेक्ट्रा ऑफ द ग्रेटिंग। तो देन वी कैन राइट अबाउट दिस दैट अ particular principal maxima may be absent if it corresponds to the angle which also determines the minimum of single slit diffraction pattern। ठीक है, तो in other words this means that is when d sin थीटा जो है, यानी कि जो n गामा वाला जो फंक्शन है उसका तो मैक्सिमा मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू m लैम्डा। तो ये क्या है? ये तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन है, बट एट द सेम थीटा, इसी थीटा पे ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है दैट b साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ पर n कैन बी 1 2 3। n 0 होगा तो वो तो सेंट्रल मैक्सिमा है, इसलिए n का वैल्यू 0 ना होकर 1 2 3 कुछ भी है। तो अगर ये दोनों की दोनों इक्वेशंस एक पर्टिकुलर थीटा सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस थीटा पे जो भी प्रिंसिपल मैक्सिमा आना चाहिए था वो बल्कि नहीं आएगा, वहाँ पे मुझे 0 इंटेंसिटी मिल जाएगी। ओके, सो ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझ आनी चाहिए कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली इंटेंसिटी पैटर्न में दो तरह के पैटर्न्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो डिफ्रैक्शन की वजह से जो रेपिटेटिव पैटर्न आ रहा है वो फंक्शन, और एक सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न जो कि हर जगह पे रिपीट हो रहा है। तो अगर इनमें से किसी एक का मिनिमा होगा, एंड स्पेसिफिकली अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न का मिनिमा होगा, क्योंकि देखिए ऑर्डर्स हम किसको बोलते हैं, हम इस m को ऑर्डर बोलते हैं ना। m का वैल्यू अगर 0 होगा तो आई से 0th ऑर्डर, 1 होगा तो आई विल से +1 ऑर्डर, -1 होगा तो आई विल से इट्स द -1 ऑर्डर। तो m जो है वो डिसाइड करता है कि आपके कितने ऑर्डर्स बन रहे हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि m
का तो प्रिंसिपल मैक्सिमा था, बट वहाँ पर उसी सेम थीटा, उसी सेम एंगल पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी दैट सिंगल स्लिट का मिनिमम था। तो तब ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये जो एम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मतलब ऑर्डर आना चाहिए था, वो ऑर्डर हमें नहीं मिलेगा, वो ऑर्डर एब्सेंट हो जाएगा स्पेक्ट्रम से। तो व्हेन दीज आर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड, that leads to a missing order. तो बेसिकली व्हाट एम आई सेइंग, लेट मी राइट डी क्या है, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी साइन ऑफ थीटा, इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ बाय बी साइन ऑफ थीटा से, तो दैट विल गिव मी एम बाय एन। ठीक है, तो अब मतलब क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कहाँ होंगे पता है, आपको m का कुछ वैल्यू दिया होगा और n का कुछ वैल्यू दिया होगा, लिखा होगा कि एक डिफ्रैक्शन ऑर्डर या प्रिंसिपल मैक्सिमा तो m का वैल्यू है, और लिखा होगा कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा हो गए, यानी कि जो छोटे छोटे सेकेंडरी मैक्सिमा हो गए या सेकेंडरी मिनिमा हो गए, उनका कुछ n का वैल्यू दिया होगा। तो अब आप m और n में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये करना क्या है। तो स्लाइटली थोड़ा सा सोचना, जहाँ पर भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या ग्रेटिंग एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमा दिया है, वो हमेशा m होगा। तो अगर आपको ग्रेटिंग ऑर्डर दिया है कि 7th ऑर्डर इज मिसिंग, दैट मीन्स m इज 7 इन दैट केस। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ दैट a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू m बाय n। तो now depending on what type of grating I have, so for example अगर मेरे पास A और B सेम है, यानी कि ओपेक रीजन और ट्रांसपेरेंट रीजन जो है, अगर वो सेम है, उनका विड्थ सेम है, तो देन आई विल गेट दैट n इज इक्वल टू 2m, यानी कि m इज इक्वल टू 2m का मतलब हो गया कि सेकेंड, फोर्थ और जो सिक्स्थ स्पेक्ट्रम है वो मिसिंग हो जाएंगे। मतलब सेकेंड लाइन m का अगर आप 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो लेट अस पुट m इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स द सेकेंड लाइन, द फोर्थ लाइन एंड द सिक्स्थ लाइन, इस तरह से वो सारे आपको नहीं मिलेंगे, दे विल बी एब्सेंट। और अगर आप इसी तरह से मान लीजिए दूसरा केस करते हैं दैट b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, तो उस केस में यू विल सी दैट द थर्ड, सिक्स्थ एंड द नाइन्थ स्पेक्ट्रम दे विल बी मिसिंग, बिकॉज उस केस में ये 3 हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ m। सो बेसिकली इन क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है कि या तो आपसे ग्रेटिंग एलिमेंट पूछ लेंगे, या फिर आपसे स्लिट का साइज पूछ लेंगे यानी कि b पूछ लेंगे, या फिर आपसे थीटा पूछ लेंगे, या फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि m और n का क्या वैल्यू आना चाहिए। तो इसके ऊपर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं इसके क्वेश्चंस, बट अगर आपको एन स्लिट पैटर्न सही से समझ आया है, तो आप ये सोच पाओगे कि ठीक है, एक का मैक्सिमम आना चाहिए, प्रिंसिपल मैक्सिमा का मुझे मैक्सिमा कंडीशन यूज़ करनी है, और सिंगल स्लिट पैटर्न की मुझे मिनिमा कंडीशन यूज़ करनी है, और दोनों को कंबाइन करके एब्सेंट स्पेक्ट्रा कहाँ आ रहा है वो मैं निकाल सकती हूँ। उसके बाद में एक और चीज़, एक और जो फॉर्मूला है वो है कि मैं हाउ डू आई फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो जो ये मैंने पैटर्न बनाया था, ये जो हम पैटर्न अभी कंसिडर कर रहे हैं, दिस वन, तो अब प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है उसकी तो उसका मुझे विड्थ निकालना है। तो लेट अस से कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, और यहाँ से मैं कुछ मेजर करती हूँ, तो आई कैन फाइंड आउट कि ये गलत बना दिया। तो आई वांट टू फाइंड आउट कि ये इधर भी बनाना पड़ेगा पहले। तो अब मुझे अगर कि इसका विड्थ निकालना है, तो मतलब मुझे एक तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा और एक मुझे ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो दोनों साइड में जो फर्स्ट मिनिमा आ रहा है, अगर मैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल निकाल लूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ से एंगल मेजर कर रही हूँ, तो इफ़ आई फाइंड आउट
this angle, and if I find out this angle, तो ये जो है, this will tell me the angular width of the primary maxima, right? तो ये डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए, क्योंकि आप एंगल यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो सबका जो एंगुलर विड्थ है वो आपको स्लाइटली डिफरेंट मिल सकता है. इट विल डिपेंड ऑन विच ऑर्डर यू आर लुकिंग एट, राइट? वैसे दे आर ऑफ द सेम विड्थ, बट बिकॉज यू आर लुकिंग फ्रॉम एन एंगल, तो आपको स्लाइटली वो डिफरेंट दिख सकते हैं. तो ये एंगुलर विड्थ आप कैसे निकाल सकते हैं? तो एंगुलर विड्थ, सो विड्थ of principal maxima. तो अब मैं ये मान रही हूँ दैट दिस इज सम एंगल, ये कुछ mth ऑर्डर है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ थीटा m यहाँ पे एंगल बन रहा है. तो मैं प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स t साइन थीटा m शुड बी इक्वल टू m लैम्डा, राइट? यही तो कंडीशन है प्रिंसिपल मैक्सिमा की. तो अगर अब मुझे इसका विड्थ निकालना है, तो देन आई नो दैट d साइन ऑफ थीटा m, या फिर मैं इसको थीटा ही लिख देती हूँ, या थीटा m भी लिख सकती हूँ, तो प्लस माइनस डेल्टा थीटा कुछ होगा, दिस इज डेल्टा थीटा. तो इसके बाद में अब मुझे इधर क्या मिलना चाहिए? ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड आई शुड गेट अ सेकेंडरी मिनिमा. सेकेंडरी मिनिमा कब मिलता है? सेकेंडरी मिनिमा मिलता है, ये क्या हो जाएगा, m लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा बाय n. ठीक है, अगर आपको ये इतना कॉम्प्लिकेटेड याद नहीं आता है, तो याद नहीं रहेगा, तो मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता देती हूँ. आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सॉल्व दिस. तो यू कैन पुट द लिमिट दैट डेल्टा थीटा इज गोइंग टू 0, और फिर आप साइन x साइन a प्लस b करके इस फॉर्मूला को एक्सपैंड कर सकते हैं, एंड यू कैन पुट द लिमिट दैट डेल्टा थीटा इज गोइंग टू 0. तो जो कोसाइन टर्म होंगी वो तो एग्जैक्टली 1 हो जाएंगी, और जो साइन टर्म होंगी उनको आप रफली डेल्टा थीटा से इक्वेट कर सकते हो. तो देन यू विल फाइंड दैट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय कॉस ऑफ थीटा, n आएगा यहाँ पर और एक d आएगा. तो दिस इज द फॉर्मूला. तो सही से लिख देती हूँ. तो दिस इज n d कॉस ऑफ थीटा, थीटा m लेके चली थी मैं, ठीक है. तो यहाँ से भी मुझे पता चल रहा है कि अगर मेरे पास में n को मैं बड़ा बना दूंगी, इफ़ आई इंक्रीज n, सो इफ n इज इंक्रीज्ड दैट मीन्स डेल्टा थीटा इज डिक्रीज्ड, दैट मीन्स द ऑर्डर्स आर शार्पर, उनका विड्थ और कम हो रहा है, ऑर्डर्स आर शार्पर. एंड यहाँ से भी अगर मैं d इंक्रीज कर रही हूँ, तब भी द सेम थिंग इज़ हैपनिंग. तो n और d के रिस्पेक्ट में, मतलब ये फॉर्मूला मैं इसलिए बता रही हूँ कि जस्ट इन केस अगर आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा की विड्थ निकालने को बोली जाए कि यू हैव द मे बी थर्ड ऑर्डर आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न है, उसका थर्ड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा का विड्थ बताइए कितना है, तो दिस इज़ द फॉर्मूला दैट यू कैन यूज़. एंड इस फॉर्मूला से आई कैन डायरेक्टली सी कि n मैं बढ़ाऊँ या फिर मैं d बढ़ाऊँ. तो इन बोथ केसेस आई विल मेक द ऑर्डर्स मोर शार्पर. उसके बाद में एक, ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग तो हमने डिस्कस ही कर लिया इन अ वे. तो मैंने अपने नोट्स में अलग से लिख रखा है, मैं आपको सिर्फ पढ़ के बता देती हूँ मैंने क्या लिखा है. तो जब भी मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंट स्लिट्स हैं, वही हमने डिस्कस किया दैट आई हैड n नंबर ऑफ स्लिट्स, जहाँ पर n वॉज गोइंग टू वेरी लार्ज नंबर्स. तो जब भी मेरे पास n नंबर ऑफ लार्ज इक्वी डिस्टेंट स्लिट्स हैं, तो उसको मैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलूँगी उस ऑप्टिकल एलिमेंट को. और उसकी वजह से वो जो ग्रेटिंग है दैट विल ऑन डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस सम ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम, या फिर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगी. उसमें मुझे वेरियस डिफ्रैक्शन ऑर्डर्स मिलेंगे. अगर मैं ग्रेटिंग पे कोई एक सिंगल वेवलेंथ का लाइट डालूंगी, जैसे मान लीजिए मैं हीलियम नियॉन लेज़र लेकर एक ग्रेटिंग को इल्यूमिनेट करूंगी, तो मुझे सिर्फ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, उस लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा. बट अगर अब मैं ग्रेटिंग पर वाइट लाइट इंसिडेंट कर दूँ, राइट,
तो इन दैट केस क्या होगा, जो डिफरेंट लैम्डाज हैं वो डिफरेंट मैक्सिमा और मिनिमा बनाएंगे एट डिफरेंट थीटास, तो पैटर्न में स्लाइटली कलर्स का स्प्लिटिंग हो जाएगा, राइट। तो जैसे कि एक प्रिज्म से लाइट जो होती है, आप अगर प्रिज्म पे वाइट लाइट डालेंगे या सोडियम लैम्प से लाइट डालेंगे, तो जिस तरह से आपको स्प्लिटिंग दिखती है कलर्स की, डिस्पर्शन दिखता है प्रिज्म से, वैसे ही ग्रेटिंग में अगर आप एक वाइट लाइट डालेंगे तो यू विल सी डिफरेंट कलर्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न्स जो कि एक दूसरे से स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होंगे, ठीक है। और उनको जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स होंगे, तो ग्रेटिंग का मतलब ही ये है कि एन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो विड्थ है आपके मैक्सिमा की वो बहुत कम है, तो आपको ऐसा लाइन की तरह दिखाई देगा, आपको ये तो दिखाई नहीं देगा, ये कर्व ना दिखाई देके आपको स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई देंगी जब आप ग्रेटिंग में से देखेंगे। और उससे बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर सकते हैं, जैसे लैम्डा निकाल सकते हैं कि इंसिडेंट अगर एक सिंगल लाइट है तो उसका तो आप लैम्डा निकाल सकते हैं, इवन लैम्डा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं कुछ चीज़ों का। तो यू कैन सेट अप वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड यू कैन यूज़ ग्रेटिंग एज अ यू नो उसका जो डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी है उससे आप कलर्स को सेपरेट करके यू कैन स्टडी वेरियस फिनोमिना। और एक अच्छा ग्रेटिंग क्या होता है, इक्वली स्पेस्ड होता है और उसमें बहुत ज़्यादा स्लिट्स होती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अ गुड ग्रेटिंग हैज़ ऑलमोस्ट 15,000 स्लिट्स पर इंच। तो बहुत बार क्वेश्चन में क्या दिया होता है, आपको बोला जाता है कि द ग्रेटिंग हैज़ लेट अस से 300 लाइन्स पर इंच, ओके। तो व्हाट दैट मीन्स इज कि a प्लस बी क्या हो जाएगा उस केस में आपका, या फिर d क्या हो जाएगा उस केस में, दैट विल बी 300 डिवाइडेड बाय दिस इंच। इंच को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो दैट विल बी कितना हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर्स होता है ना, तो 10 टू द पावर -2 ऐसे करके यू विल गेट सम वैल्यू। कुछ गलत कर दिया मैंने, एक सेकेंड। 300 लाइन्स, अच्छा ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, कुछ इसमें गलत कर रही हूँ तो गलत नहीं लिखता है। तो ग्रेटिंग इक्वेशन तो सिंपल वही होगी, d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। तो m का वैल्यू 0 1 2 3, ग्रेटिंग इक्वेशन वही होगी, ये तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा इज द ग्रेटिंग इक्वेशन। और m जब ज़ीरो होता है तो मतलब ज़ीरोथ ऑर्डर बोलते हैं हम। और उसके अलावा दो और छोटे छोटे फार्मूलाज हमें पता होने चाहिए। एक तो होती है डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग, तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि जब आप वाइट लाइट उस पर डालेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो जो डिफरेंट लैम्डाज हैं, तो ये जो ग्रेटिंग इक्वेशन है, तो अगर मैं मान लीजिए कुछ लैम्डा 1 कंसिडर करूँ, ठीक है, और कुछ लैम्डा 2 कंसिडर करूँ, तो लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ साइन थीटा 1 आएगा और लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ साइन थीटा 2 आएगा। बेसिकली वो लोग डिफरेंट एंगल्स पे डिफ्रैक्शन होगा उनका, दोनों वेवलेंथ्स का। तो डिस्पर्सिव पावर जो होती है ग्रेटिंग की, उसको डिफाइन करते हैं। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग को हम लिखते हैं एज डी थीटा बाई डी लैम्डा, यानी कि डिफरेंट लैम्डास जो हैं वो कितना उनमें मतलब थीटा किस एंगल पे वो लोग डिफ्रैक्ट हो रहे हैं। तो दिस इज़ इक्वल टू m बाय डी कॉस ऑफ थीटा। तो ये आप डिराइव करके देख सकते हैं, मैं डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ। बेसिकली ये जो इक्वेशन है उसको छोटा ही डेरिवेशन है, डी साइन थीटा डी थीटा, सॉरी आप इसको करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, एंड दिस इज़ इक्वल टू m डी लैम्डा। तो बेसिकली डी थीटा बाई डी लैम्डा निकाला है मैंने, दैट इज़ इक्वल टू m बाई डी कॉस ऑफ थीटा। ओके, सो दिस इज़ द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये मुझे याद होना चाहिए। और ऐसे ही एक होती है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग क्या बताती है कि अगर मैं बहुत ही पास की दो वेवलेंथ्स उस पर इंसिडेंट कराऊँ, यानी कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बहुत ही मतलब उनके बीच का डिफरेंस बहुत कम है, तो इफ़ लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू डेल लैम्डा, एंड डेल लैम्डा क्या है, इज़ वेरी स्मॉल, तो मेरा जो ग्रेटिंग है वो कितना
ईजिली इन दोनों को रिजॉल्व कर पाए, यानी कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के लिए वो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन बना पाए, तो हाउ केपेबल माई ग्रेटिंग इज। तो कितने छोटे से छोटे लैम्डा को वो इंडिविजुअली डिफ्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग। तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो गई, इज द पावर ऑफ डिस्टिंग्विशिंग टू नियर बाय स्पेक्ट्रल लाइंस। तो स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों बन रही हैं, बिकॉज डिफरेंट जो लैम्डाज हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे डिफ्रैक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली रिजॉल्विंग पावर क्या बता रही है कि ग्रेटिंग कितने अच्छे से दो बहुत ही पास पास वाले लैम्डास के लिए स्पेक्ट्रल लाइंस बना पा रही है या नहीं, क्योंकि ग्रेटिंग का भी कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट होगा ना। अगर डेल्टा लैम्डा का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा तो ग्रेटिंग को लगेगा कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों सेम ही है, तो वो उनके लिए एक ही स्पेक्ट्रल लाइन बना देगी। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा डेल्टा लैम्डा का जिसको ग्रेटिंग देख पाएगी, रिजॉल्व कर पाएगी, और उसके लिए दो सेपरेट स्पेक्ट्रल लाइंस बना पाएगी। तो रिजॉल्विंग पावर का सिंपल फॉर्मूला होता है लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा यहाँ पे क्या है, डेल्टा लैम्डा इज द सेपरेशन ऑफ टू वेवलेंथ्स which the grating can just resolve, ठीक है। तो अगर ग्रेटिंग बहुत ही ज़्यादा छोटा डेल्टा लैम्डा को भी रिजॉल्व कर सकती है, तो इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा लैम्डा, यानी कि दैट डिफरेंस बिटवीन द टू लैम्डास जिसको ग्रेटिंग देख सकती है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग दो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस कर सकती है, अगर डेल्टा लैम्डा का बहुत छोटा वैल्यू होगा यानी कि आर का वैल्यू बहुत बड़ा होगा, यानी कि ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर बड़ा होगा। तो इफ़ delta lambda is small, that means I have a larger resolving power। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्हीं के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं कि आपसे दो ग्रेटिंग्स का रिजॉल्विंग पावर निकाल के कुछ पूछा जाएगा, ये पूछा जाए कि डेल्टा लैम्डा क्या है तो कौन सी ग्रेटिंग बेटर है, ठीक है। तो सब मतलब एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। तो या तो मैं डेल्टा लैम्डा के टर्म में बात करूँ या मैं रिजॉल्विंग पावर के टर्म में बात करूँ। तो या तो मैं ये बोलूँ कि एक ग्रेटिंग बहुत ही छोटे डेल्टा लैम्डा को भी दो स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड कर सकती है, यानी कि दो वेवलेंथ्स जो बहुत ही पास पास हैं उनको भी ग्रेटिंग देख सकती है, तो मैं बोलूँ कि उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। या फिर मैं रिवर्सली बोलूँ कि एक ग्रेटिंग है उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है, तो यानी कि वो दो स्पेक्ट्रल लाइंस को रिजॉल्व कर सकती है बहुत ईजिली। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फिर से व्हाट डज दैट मीन कि इसका फॉर्मूला मैं डिराइव नहीं कर रही हूँ, मैं आपको लिख के दे देती हूँ सिर्फ, दैट आर इज इक्वल टू लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा इज एक्चुअली इक्वल टू एम एन। तो एम क्या है, एम वही ऑर्डर है ग्रेटिंग का, ऑर्डर है कि आप कौन सा ऑर्डर में देख रहे हो, और एन क्या है, एन इज़ द नंबर ऑफ स्लिट्स इन द ग्रेटिंग। तो अगर ग्रेटिंग में ज़्यादा स्लिट्स होती हैं तो उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होता है, इसलिए वो ग्रेटिंग, इसलिए अच्छी ग्रेटिंग में ज़्यादा स्लिट्स होनी चाहिए। एक तो मोस्टली इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको या तो रिजॉल्विंग पावर दिया होगा या फिर आपको डेल्टा लैम्डा दिया होगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितनी स्लिट्स हैं उस ग्रेटिंग में, ठीक है। तो इसी के मतलब सिंपल फॉर्मूलाज ही हैं ये, बट ये याद नहीं रहते हैं। तो बेसिकली आर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लाइंस इन द ग्रेटिंग, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया है। उसके बाद में मुझे एक बहुत छोटा सा चीज़ और डिस्कस करना है।
एक तो मुझे डिस्कस करना है कि सेकेंड स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा दिखता है, मतलब सेकेंड स्लिट नहीं, डबल स्लिट। अगर मेरे पास 2 स्लिट हैं तो उनका डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा दिखता है, क्योंकि वो पैटर्न मैं विजुअली रिकॉग्नाइज कर पाऊँ, राइट। तो लेट मी राइट फॉर द डबल स्लिट। हमने उसका फॉर्मूला तो निकाला ही था कि डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो उसका इंटेंसिटी आई क्या होगा, अभी मैंने निकाला था n को 2 पुट करके, तो आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर ऑफ गामा आया था। ये होता है अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस, सॉरी नॉट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो यहाँ पर भी एक तो टर्म है, बेसिकली ये तो सिंगल स्लिट का पैटर्न है, और ये जो टर्म है, ये टर्म बेसिकली इंटरफेरेंस का टर्म है, यानी कि जो 2 स्लिट्स हैं उनसे जो फील्ड आके इंटरफेयर हो रहा है, उसकी वजह से ये कॉस स्क्वायर गामा का वेरिएशन आ रहा है, और साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर आ रहा है। एक इंडिविजुअल क्या डबल स्लिट डिफ्लेक्शन पैटर्न में आई इक्वल्स टू 4 आई नॉट, 4 का फैक्टर भी तो था 4 हाँ आई हाँ नॉट। सॉरी 4 मैं लिखना भूल गई, हमने निकाला था ना 4 आया था। हाँ वो मुझे याद नहीं रहा, ये अभी किया था हमने। ऊपर तो मैंने 4 लिखा है शायद, हाँ ऊपर ये 4 लिखा था ना, मैं नीचे लिखना भूल गई। तो ये हमने निकाला था फॉर n इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा आगे। थैंक यू, भूल गई मैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो अब इसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है तो उसका प्लॉट कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो इसमें हमें एक इसमें भी फिर से आप समझ सकते हो कि जैसे मेरे पास में कुछ इस तरह का वेरिएशन आ रहा होगा बिकॉज ऑफ कॉस स्क्वायर गामा। कॉस स्क्वायर गामा का कर्व कैसे होगा, अगर मुझे कॉस स्क्वायर गामा प्लॉट करना है तो वो कुछ इस तरह का कर्व होगा, राइट। और अगर मुझे साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा प्लॉट करना है तो वो हमने लास्ट टाइम प्लॉट किया था, वो किस तरह का कर्व था, वो एक सेकेंड एक और बना देते हैं। तो अगर मैं मानूं दैट दिस इज़ कॉरिस्पॉन्डिंग टू द केस जहाँ पर बीटा ज़ीरो हो रहा है, तो देन आई कैन प्लॉट कि साइन स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर कैसे था। दैट वाज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कुछ इस तरह का कर्व था, मतलब मैं रफली बना रही हूँ सोचने के लिए कि तो फिर कैसा दिखना चाहिए। तो ये डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न बेसिकली इन दोनों कर्व्स का मल्टीप्लिकेशन करके कुछ दिखना चाहिए। तो ये हमें कुछ इस तरह का ही मिलता है कि एक मुझे सेंट्रल मैक्सिमा मिल गया, उसके बाद में इस तरह का पैटर्न मिलता है। ठीक है, तो ये ज़ीरो है, यहाँ पर मैंने इंटेंसिटी प्लॉट की है। तो अब मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमा और मिनिमा लिख सकती हूँ, कहाँ कहाँ पे मिलेगा मुझे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो इंटेंसिटी ज़ीरो कब कब होगी, एक तो बीटा का टर्म का तो हमें पता ही है, तो आई इज़ ज़ीरो, इंटेंसिटी ज़ीरो होगी व्हेन बीटा इज़ इक्वल टू पाई, या फिर 2 पाई, या फिर 3 पाई एंड सो ऑन। और इंटेंसिटी कब ज़ीरो होगी, जब जो गामा है, गामा क्या है, कॉस स्क्वायर ऑफ गामा है, तो कॉस फंक्शन ज़ीरो कब होता है, जब पाई बाई टू हो, या फिर 3 पाई बाई टू हो, या फिर 5 पाई बाई टू हो, इस तरह से। तो इन लोकेशंस पर तो इंटेंसिटी ज़ीरो हो जानी चाहिए। और मैक्सिमम कब कब होगी, तो मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आप लिख सकते हैं,
बीटा क्या था, बीटा वॉज पाई बाय लैम्डा बी साइन थीटा, तो दिस इज इक्वल टू या तो पाई है या 2 पाई है या 3 पाई है एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं, दैट आई कैन से बी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन, यानी कि बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, एम इज इक्वल टू 1 2 3 इन पोजिशंस पे। और ऐसे ही आई कैन राइट फॉर गामा, तो गामा इज पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा, तो दिस शुड बी इक्वल टू पाई बाय 2 या फिर 3 पाई बाय 2 या फिर 5 पाई बाय 2, इस तरह से कुछ होना चाहिए। तो देन आई कैन से दैट डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, जहाँ पर n इज़ n तो खैर 0 भी हो सकता है, पाई बाय 2 है ना, 1 2 एंड सो ऑन, इट कैन हैव दीज वैल्यूज़। सो ये पर्टिकुलरली एंगल्स मैंने निकाल लिए जहाँ पर मुझे मिनिमा मिलना चाहिए। और मैक्सिमा कब होगा, मैक्सिमा होने के लिए या तो ये टर्म मैक्सिमा हो सकता है साइन स्क्वायर ऑफ बीटा बाय बीटा स्क्वायर, तो वो तो सेंट्रल मैक्सिमा हो रहा है एक, जब बीटा 0 है। और दूसरा जहाँ जहाँ पर कॉस स्क्वायर का टर्म मैक्सिमम होगा वहाँ पर भी मुझे ज़्यादा इंटेंसिटी मिलनी चाहिए, वो मेरे सेकेंडरी मैक्सिमा हो गए। तो देन आई कैन राइट कि मैक्सिमा के लिए ये क्या लिखा था, ये मैंने मिनिमा के लिए लिखा था, तो मैक्सिमा के लिए गामा जो है वो 0 हो सकता है या 2 पाई हो सकता है, बिकॉज मुझे कॉस स्क्वायर गामा को क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज़ करना है। इसका मैक्सिमम देख रही हूँ मैं, इसका मैक्सिमम 0 2 पाई या फिर क्या बोलते हैं 4 पाई, इस तरह से हो सकता है। दैट मीन्स डी साइन थीटा इज़ इक्वल टू 0 लैम्डा या फिर 2 लैम्डा, बेसिकली मैंने पुट कर दिया है। और सो इफ़ डिफ्रैक्शन टर्म, अच्छा तो ये मतलब वही मैं बोल रही हूँ। और दूसरा मैक्सिमा होगा जब बीटा इज़ इक्वल टू 0, जो कि सेंट्रल मैक्सिमा होगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ पर मेरे को मैक्सिमा मिलेगा। अब इसमें भी डिफ्रैक्शन ऑर्डर्स एब्सेंट हो सकते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जहाँ पर डी साइन थीटा का तो मैक्सिमम आ रहा है, बट वहाँ पर डिफ्रैक्शन टर्म का यानी कि बी साइन थीटा का मिनिमम सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसमें भी एब्सेंट स्पेक्ट्रा हो सकता है। तो एब्सेंट स्पेक्ट्रा डबल स्लिट या फिर डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के बाद किसी भी पैटर्न में हो सकता है, सिर्फ सिंगल स्लिट में एब्सेंट स्पेक्ट्रा नहीं होता है। बट अब फिर से इसमें वो कंडीशन हो सकती है कि डी साइन थीटा के लिए तो मैक्सिमा का कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट बी साइन थीटा के लिए मिनिमा का कंडीशन सेटिस्फाइड है। ओके, सो अ मैक्सिमम माइट नॉट अकर, so a maximum might not occur at all if theta corresponds to a diffraction minima, यानी कि b sin theta इज इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। अगर ये कंडीशन आ गई दैट बी साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, तो उस कंडीशन पे होना तो मैक्सिमा चाहिए था, बट बिकॉज ये भी सेटिस्फाइड हो गई तो 0 मल्टीप्लाइड बाय सम मैक्सिमम नंबर इज ऑल्सो 0, तो यहाँ पर मुझे ये ऑर्डर मिसिंग हो जाएगा। तो दिस इज़ अ मिसिंग ऑर्डर या फिर एब्सेंट स्पेक्ट्रा। सो मिसिंग ऑर्डर यूजुअली टर्म यूज़ की जाती है डबल स्लिट में, और ग्रेटिंग में हमेशा बोल देते हैं एब्सेंट स्पेक्ट्रा, बट दे मीन द सेम थिंग, ओके, दैट दिस पर्टिकुलर थिंग वुड नॉट अकर। उसके बाद में एक लास्ट मैं बस फॉर्मूला लिख रही हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें रिजॉल्विंग पावर में चाहिए होता है। तो अभी हमने पढ़ा फ्रॉम स्लिट्स कि अगर मेरे पास स्लिट है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होता है, पर डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम अ सर्कुलर अपर्चर का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए।
तो डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम अ circular aperture। तो ये मैं डिराइव वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला। ये एक तो होता कैसा है, ये एरी पैटर्न होता है, मतलब बेसिकली आपको रिंग्स मिलती हैं, सर्कुलर रिंग्स मिलती हैं इस टाइप की, तो दैट इज़ अ एरी पैटर्न। तो सर्कुलर अपर्चर से जब भी आप डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे तो आपको सर्कुलर रोटेशनली सिमेट्रिक पैटर्न ही मिलेगा, विच इज़ द एरी पैटर्न। तो कॉन्सेंट्रिक डार्क एंड ब्राइट रिंग्स मिलती हैं, तो उसका इंटेंसिटी इज़ गिवन एज I0 2 times of J1 nu by nu square। तो यहाँ पर nu is 2 pi by lambda a sin theta। तो अब यहाँ पर a क्या है, न्यू J1 क्या है, तो J1 तो बेसल फंक्शन है, तो यहाँ पर J1 न्यू बाई न्यू क्या होता है, उसको जिंक फंक्शन बोल देता है। जैसे सिंक फंक्शन होता था sin x बाय x, तो यहाँ पर इसको जिंक फंक्शन बोल देते हैं। तो दिस इज़ बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बेसल फंक्शंस आपने मैथ्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा। और J1 at 0 is actually 0, but in the limit that nu goes to 0, J1 न्यू बाय न्यू जो होता है उसका वैल्यू होता है 1, मतलब 2, इसका वैल्यू 2 नहीं आता है शायद, इसका वैल्यू होता है 1। तो न्यू इज़ इक्वल टू 0 पे हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, जैसे सिंक फंक्शन में बनता था। ये जिंक फंक्शन है, दिस इज़ नोन एज जिंक फंक्शन। तो यहाँ पर भी न्यू इज़ इक्वल टू 0 में सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। अब यहाँ पर ए क्या था, ये ए है रेडियस ऑफ द सर्कुलर अपर्चर। जैसे हमारे पास स्लिट का विड्थ था b, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कुलर अपर्चर है a। बाकी सारी चीज़ें हमें पता ही हैं। थीटा तो एंगल होगा जिस पे डिफ्रैक्शन हो रहा है, लैम्डा वेवलेंथ होगा, और न्यू बेसिकली न्यू किस टाइप का फंक्शन आ गया, जैसे बीटा था ना पहले, इस तरह से यहाँ पर न्यू है, हमने न्यू बोल दिया है उसको। बीटा भी लिख सकते हो आप, बट बीटा लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए जस्ट सेपरेट करने के लिए सर्कुलर अपर्चर और रेक्टेंगुलर स्लिट को यहाँ पे एक अलग कोऑर्डिनेट यूज़ कर लिया है, दैट इज़ इक्वल टू न्यू। तो अब इसमें ज़ीरोज़ कहाँ पे बनेंगे, जहाँ जहाँ पर बेसल फंक्शन का ज़ीरो आएगा, जहाँ जहाँ पर बेसल फंक्शन का ज़ीरो वैल्यू होगा, वहाँ वहाँ पर मुझे इंटेंसिटी मिनिमा मिलेगा। तो इंटेंसिटी मिनिमा होगा ज़ीरोज़ ऑफ J1 न्यू अपार्ट फ्रॉम न्यू इज़ इक्वल टू 0। इसके अलावा जो ज़ीरोज़ होंगे, यहाँ पर तो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, इसके अलावा जो ज़ीरोज़ होंगे वहाँ पर मुझे इंटेंसिटी मिनिमा मिलेगा। तो इनका वैल्यूज़ भी बहुत मुश्किल है एक्चुअली याद करना, तो मैं जस्ट लिख दे रही हूँ, पर ये आपको याद नहीं होगा तो आप मत करना, क्योंकि ये बेसिकली बेसल फंक्शंस के ज़ीरो हैं। जहाँ जब आप बेसल फंक्शन ड्रॉ करोगे वो भी कुछ एक साइन टाइप का ही कर्व, मतलब ऐसे रिड्यूसिंग कर्व ही आता है वो, तो वो मल्टीपल जगह, वो भी कुछ इस टाइप का ही कर्व आता है, तो वो भी मल्टीपल जगह पे ज़ीरो को क्रॉस कर रहा होता है वो कर्व। तो जब जब वो फंक्शन का वैल्यू ज़ीरो होता है, ये वो नंबर्स हैं, तो ये आपसे याद नहीं हो पाएंगे, तो ये तो याद मत करना, बट एटलीस्ट मुझे ये पता होना चाहिए कि एरी रिंग पैटर्न होता है। और मुझे एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि इसका जो फर्स्ट मिनिमा है वो कहाँ पे बनता है। तो इसका जो फर्स्ट मिनिमा है उसका मुझे एंगुलर स्प्रेड पता होना चाहिए, बिकॉज जब मैं रेजोल्यूशन की बात करती हूँ, तो अगर जब हम रैलेस क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन कंसिडर करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए 2 पॉइंट सोर्सेज हैं, और उन 2 पॉइंट सोर्सेज के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 एरी रिंग पैटर्न्स बन रहे हैं, एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है। तो अगर ये दोनों के दोनों एरी रिंग पैटर्न्स सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, तो मतलब कि मैं तो बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। बट अगर मान लीजिए ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, दोनों के दोनों एरी रिंग पैटर्न्स, तो
रैले क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम रेजोल्यूशन बोलता है कि मैं इन दोनों पैटर्न्स को यानी कि इन दोनों पॉइंट सोर्सेस को डिस्टिंग्विश कर पाऊंगी इफ द मैक्सिमम ऑफ वन पैटर्न falls onto the minimum of the other pattern. तो इसका मान लीजिए एक एरी रिंग पैटर्न ऐसा दिख रहा है मुझे, और जो दूसरा एरी रिंग पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है. तो अगर मैं इन दोनों का इसका तो मैक्सिमा है और वो बेसिकली ग्रीन जो कर्व है उसका मैक्सिमा जो मेरा ब्लैक कर्व है उसके मिनिमा पे फॉल हो रहा है. तो वेन एवर दिस इज सेटिस्फाइड दिस इज नोन एज रैलेस क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन. तो ये निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे एंगुलर स्प्रेड पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है एयर रिंग पैटर्न का उसका सेंट्रल मैक्सिमा का स्प्रेड कितना होता है. तो अगर वो मुझे नहीं पता है तो मैं रैलेस क्राइटेरिया के क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगी. तो रैलेस क्राइटेरिया सिंपल टर्म्स में ये होता है कि आप दो पॉइंट सोर्सेज को डिस्टिंग्विश कर पाएँ या ना कर पाएँ. और क्योंकि आप पॉइंट सोर्सेज को हमेशा, पॉइंट सोर्स का मतलब ही होता है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पैटर्न बनेगा दैट इज सिमिलर टू द पैटर्न दैट इज मेड फ्रॉम एन सर्क्यूलर अपर्चर. तो जैसे एक सर्क्यूलर अपर्चर एक रोटेशनली सिमेट्रिक सर्क्यूलर फ्रिंजेस वाला एरी पैटर्न बनाता है, वैसा ही एरी पैटर्न दो पॉइंट सोर्सेज भी बनाएंगे. तो वो जो दो पॉइंट सोर्सेज हैं उनको डिस्टिंग्विश मैं तब तक कर सकती हूँ जब तक कि एक का जो मैक्सिमा है, एक पैटर्न का जो एरी रिंग है उसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो दूसरे पैटर्न के फर्स्ट मिनिमा के ऊपर फॉल हो. तो दैट इज़ द रैलेस क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन. और वहाँ से अगर मुझे इसका एंगुलर स्प्रेड पता हो कि ये कितना, मेरे जो दोनों मिनिमाज हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं, फर्स्ट मिनिमाज सेंट्रल मैक्सिमा के जो कॉर्नर्स के जो दो मिनिमाज हैं कहाँ सेंट्रल मैक्सिमा ज़ीरो हो रहा है, अगर मुझे वो एंगुलर स्प्रेड पता हो तो मैं रेजोल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ. तो एक मुझे पता होना चाहिए दैट एंगुलर स्प्रेड ऑफ बीम बोलो, या फिर ये बेसिकली क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर स्प्रेड है कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना बड़ा है, उसका क्या एंगुलर साइज है. तो देन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा बाय डी. ओके, सो यहाँ पर d क्या है, d इज 2 times ऑफ a यानी कि डायामीटर ऑफ अपर्चर. तो रफली मैं बोल सकती हूँ दैट एंगुलर डाइवर्जेंस जो होगी एक डिफ्रैक्शन पैटर्न की वो इन्वर्सली प्रपोर्शनल है टू द लीनियर डायमेंशन ऑफ द अपर्चर. तो यहाँ पर लीनियर डायमेंशन क्या हो गई, मैंने अगर एक सर्कुलर अपर्चर लिया है तो उसका लीनियर डायमेंशन हो गया उसका डायामीटर, और ये एंगुलर स्प्रेड हो गया. ये क्या बता रहा है कि कितना एनर्जी एंगुलरली डाइवर्ज हुआ, किस थीटा में डाइवर्ज हुआ. तो दिस इज़ द एंगुलर डाइवर्जेंस इन अ वे. ठीक है, मैं इसको एंगुलर डाइवर्जेंस भी बोल सकती हूँ. तो एंगुलर डाइवर्जेंस जो है दिस इज़ नाउ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर डायमेंशन ऑफ द अपर्चर. सो डेल थीटा को मैं रफली ये भी लिख सकती हूँ दैट इट इज़ लैम्डा बाय लीनियर डायमेंशन ऑफ अपर्चर. तो उसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास अपर्चर का साइज़ बहुत छोटा है तो मतलब डिफ्रैक्शन ज़्यादा बड़े एंगल पे हो रहा है. ठीक है, दैट इज़ व्हाट दिस इज़ टेलिंग मी. तो अगर रेजोल्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैं उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी. अभी क्योंकि 1 बज चुका है, मेरा गला भी दुख गया बोल बोल के. पर रैलेस सकते हैं कि जितनी ज्यादा ग्रेटिंग होगी उतना ही ज्यादा रेजोल्यूशन होगा. वो तो ग्रेटिंग तो अलग चीज़ है ना, वो तो ये है जब Yes, हमने ma'am. ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर निकाला था वो तो ये था रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग. रिजॉल्विंग पावर का मतलब हो गया कि वो कितना ज़्यादा छोटा लैम्डा का डिफरेंस हो. अगर मैं 2 लैम्डा डालूँ, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, तो उसको ग्रेटिंग कितना ईजिली रिजॉल्व कर पाएगी.
तो कितना इजीली उनके कॉरस्पॉन्डिंग वो 2 स्पेक्ट्रल लाइंस बना पाएगी, लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक और लैम्डा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक। वो तो रिजॉल्विंग पावर हो गया। बट Yes, जो ma'am. मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, ये हो गया एंगुलर स्प्रेड। तो अगर मेरे पास कोई भी एक अपर्चर है, चाहे वो सर्क्यूलर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, तो अगर उसका लीनियर डायमेंशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर स्प्रेड, बस वो यही लिखा है मैंने। अगर मैं बहुत छोटा अपर्चर लूँगी तो वो ज़्यादा बड़े एंगल पे डिफ्रैक्शन करेगा, अगर बड़ा अपर्चर लूँगी तो वो छोटे एंगल्स पे डिफ्रैक्शन करेगा। और इसीलिए ग्रेटिंग का जब साइज़ बहुत छोटा होता है, यानी कि ग्रेटिंग बहुत फाइन होती है, तो ऑटोमेटिकली आप डिफ्रैक्शन ऑर्डर्स को बहुत बेटर सेपरेट कर सकते हो। तो इन दैट सेंस यू कैन अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमने डिफ्रैक्शन का तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी थ्योरी कवर कर लिया है, कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। मैं एक बार ये देख लूँगी कि जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालते हैं, मतलब रैलेस प्रिंसिपल तो मैंने रफली डिस्कस कर लिया है, ये आपको पता ही होगा, ये तो 12th क्लास से ही पढ़ रहे होते हैं। तो मैं ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन देख लूँगी, अगर उसमें कोई फॉर्मूलाज हमें चाहिए तो फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में डिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस करते हैं, फिर डिफ्रैक्शन का टॉपिक हो जाएगा। तो बेसिकली डिफ्रैक्शन जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको फ्रेनल डिफ्रैक्शन में दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। वो सारे इंटीग्रल टाइप के कैलकुलेशंस होते हैं, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यूजुअली नहीं बनते हैं, पर वैसे आपको फ्रेनल डिफ्रैक्शन पता होना चाहिए अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है इन एन इंटरव्यू। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू द एग्ज़ाम तो सिर्फ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेटिंग हो गया, एन स्लिट हो गया, सिंगल स्लिट हो गया, डबल स्लिट हो गया, उनके डिफ्रैक्शन पैटर्न्स आप आइडेंटिफाई कर पाओ, उनके मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस आप आइडेंटिफाई कर पाओ, और उसके अलावा आपको डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला पता हो ग्रेटिंग का कि वो किस एंगल पे डिस्पर्स कर रही है, या फिर आपको रिजॉल्विंग पावर पता हो ग्रेटिंग की, और आपको ये एंगुलर स्प्रेड पता हो, आपको एब्सेंट स्पेक्ट्रा पता हो। यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चंस घूमते रहते हैं, और कुछ डिफ्रैक्शन में अलग चीज़ नहीं बनती है। यही कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिनके इधर उधर घूमते रहता है क्वेश्चंस। तो थ्योरी तो हमने कर ली है, तो नेक्स्ट क्लास जब भी होती है, कल होती है या परसों होती है, तब हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ठीक है हमें कुछ समझ आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो अभी फिर मैं बंद करती हूँ क्लास, 2 घंटे हो गए हैं, मेरा गला भी दुख गया है बोल बोल के। अच्छा, सिर्फ हम 2 ही लोग हैं Yes, सिर्फ sir. मानसी और मैं ही हैं। ठीक है, तो फिर बाय बाय मानसी, हैव अ नाइस डे। Thank you. ओके, बाय।